अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय नादान परिंदों। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से एक यस या थम्स अप भेज दीजिए मुझे। गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो अमरदीप, हेलो एवरीवन। हेलो वैदिक, दीक्षा, टीना, कैसे हैं सब? अंशुल, अर्शिया, बबलू। मैं बिल्कुल अच्छी हूं, थैंक यू सो मच। आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई रेगुलर चल रही है या नहीं? रिमझिम, शिवानी, नीरज, ऑडियो वीडियो क्लियर है? आइए स्टूडेंट्स, आज की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन कॉमनली आता ही आता है, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया हो, थैलेसीमिया हो, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। बहुत 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 मजे आएंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड बातों को हम सीखेंगे, समझेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। एक्साइटेड है सब मेरे साथ? चलिए आइए, तो सबके चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी, उस स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। खूब खुशी खुशी पढ़ना है, प्रेम से पढ़ना है, आनंद से पढ़ना है और रेगुलर पढ़ना है। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने म्यूटेशंस पढ़ा था और हमने देखा था कि अगर क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हैं, या तो स्ट्रक्चर में चेंज है, एबरेजन जो कैंसर्स में कॉमन है, या जीनोमैटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर डिफरेंट हैं, जिनसे एन्यूप्लॉइडी डिसऑर्डर्स पढ़े थे, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। आज हम जीन म्यूटेशन के कारण से जो डिसऑर्डर्स होते हैं, वो भी एक सिंगल जीन में गड़बड़ के कारण से, उन्हें पढ़ेंगे। तो प्लीज मेरे साथ हेडिंग डालिएगा, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि मैम आप तो कह रहे हो जीन डिसऑर्डर्स, जीन म्यूटेशन के कारण, तो आपने इनका नाम मेंडल जी के नाम पर क्यों लिखा? क्रोमोसोमल में तो आपने ऐसा नहीं लिखा था। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगी कि ये जो बीमारियां हैं, ये जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाती हैं, तो ये मेंडल जी ने जो हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया था, मैं बताऊंगी अभी आपको, जो लॉज दिए थे इनहेरिटेंस के, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर होती है। इसका क्या मतलब है अभी थोड़ी देर में समझाती हूं। तो ये बेसिकली जीन म्यूटेशन के कारण जो डिसऑर्डर्स होंगे, उन्हें हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहेंगे। सो ड्यू टू ऑल्टरेशन और म्यूटेशन, ड्यू टू ऑल्टरेशन यानी चेंज हो रही है, गड़बड़ हो रही है, और म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। वो जो पॉइंट म्यूटेशन बोला था ना कल अपन ने बेटा, वो समझ लो आप। इन अ सिंगल जीन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन अलग है, उसकी डिजीज डाउन्स, क्लाइनफेल्टर, टर्नर है, जहां नंबर गड़बड़ हो रहा है। ये जीन में गड़बड़ होगी। नाउ, जो ये ऑफस्प्रिंग्स में वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में बीमारी जाएगी, ट्रांसमिशन टू ऑफस्प्रिंग्स, वो मेंडल जी के लॉज को फॉलो करेगी। कैसे, अभी हम बात करेंगे। इज ऑन द सेम लाइंस, एनसीईआरटी की लाइंस लिख पा रही हूं बेटा? एक बार लिखो, एज स्टडीड इन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। जो इनहेरिटेंस के नियम पढ़े हैं हमने, जो मेंडल जी ने दिए थे हमें, उसी तरीके से ट्रांसफर होंगे। इसीलिए इन्हें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। तो ये बेटा असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी हो जाएगा, व्हाई दे आर कॉल्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ऑल्टरेशन मतलब बेटा चेंज। जैसे अपन ने शर्ट बनवाई, कुर्ता बनवाया, अपन बोलते ना भैया इसकी स्लीव्स लंबी हो गई, इसे ऑल्टर कर दो, यानी कट करके छोटा कर दो, या छोटी स्लीव्स है ऑल्टर कर दो, यानी थोड़ा और कपड़ा लगा के बड़ा कर दो, कुछ चेंज होना। तो म्यूटेशन भी तो यही होता है, डीएनए में चेंज होना। नाउ, इनका जो ट्रांसमिशन है स्टूडेंट्स, वो हम फैमिली हिस्ट्री में पता कर सकते हैं। मैं पता कर सकती हूं कि अगर एक ऐसा मेल है, ऐसी फीमेल है, ये नॉर्मल है, इसको ये वाली मेंडेलियन डिसऑर्डर है, तो इनकी अगली जनरेशन में कितना चांस है, कितना परसेंट चांस है कि इनके बच्चे में बीमारी आएगी या नहीं। उसके लिए मैं देखूंगी कि लड़के के
मम्मी पापा यानी बच्चे के दादा दादी, लड़की के मम्मी पापा यानी बच्चे के नाना नानी, बुआ मामा चाचा, किस में बीमारी रही है, और उसके अकॉर्डिंग मैं डिसीजंस लूंगी। ये सारी लाइंस थोड़ी सी देर में समझ आएंगी। यानी जो इसका ट्रांसमिशन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आ रहा है, इसे हम फैमिली हिस्ट्री से ट्रेस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ट्रेस्ड इन फैमिली। और बेटा जो हम ये फैमिली ट्री बनाएंगे, आप सबने स्कूल में शायद फैमिली ट्री बनाया होगा या उसके बारे में सुना होगा। फैमिली ट्री मतलब मान लो मुझे 6 पीढ़ियां याद हैं, तो उनमें वो शादी हुई, फिर कितनी बुआ कितने चाचा मतलब कितने बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे, फिर उनकी किससे शादी हुई, फिर उनके बच्चे, इसे बोलते हैं बेटा पेडिग्री एनालिसिस, फैमिली ट्री बनाकर। अब ये सब धीरे धीरे समझ आएगा जैसे जैसे आज की क्लास आगे बढ़ेगी। बट यस दे कैन बी ट्रेस्ड इन फैमिली। हम सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। आपका आज मुझे फुल 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 कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। चलिए, अब ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स 2 तरीके के हो सकते हैं। ध्यान से एक न्यू पेज ले लो, न्यू पेज। देखो हमें पता है मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब है किसी एक जीन में गड़बड़ हुई है। अब बेटा वो जो जीन है वो किसी ऑटोजोम पर भी हो सकता है, वो जो 22 जोड़ी है हमारे अंदर क्रोमोजोम, या वो जीन किसी सेक्स क्रोमोजोम का जीन हो सकता है। हमारे अंदर 2 सेक्स क्रोमोजोम हो सकते हैं, मेल्स में एक एक्स एक वाई और फीमेल में एक्स ही होता है। यानी जो भी जीन में गड़बड़ है वो या तो किसी ऑटोजोम पर हो तो उसे ऑटोसोमल डिसऑर्डर कह देंगे, और अगर वो जीन सेक्स क्रोमोजोम पर है तो उसे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कह देंगे, सेक्स लिंक्ड। ऑटोजोम वाली बीमारी जो है, क्योंकि ऑटोजोम 22 पेयर, मान लो फर्स्ट क्रोमोजोम के किसी जीन में गड़बड़ है, 4th क्रोमोजोम के किसी जीन में गड़बड़ है, वो मेल फीमेल किसी में भी ट्रांसफर हो सकती है, क्योंकि ऑटोजोम तो दोनों में होते हैं, मेल एंड फीमेल। सेक्स लिंक्ड के अंदर फिर से 2 कंडीशन हो सकती है, या तो वो वाई क्रोमोजोम पर हो, जीन जिस जीन में गड़बड़ हुई है बेटा वो वाई क्रोमोजोम पर हो, या जिस जीन में गड़बड़ हुई है वो एक्स क्रोमोजोम पर हो, क्योंकि 2 ही सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं। अगर वाई क्रोमोजोम वाले जीन में गड़बड़ है, हमें पता है बेटा वाई क्रोमोजोम केवल लड़कों में ट्रांसफर होता है, बेटी में फीमेल में तो वाई आता ही नहीं है। यानी अगर कोई डिजीज ऐसे जीन के कारण है जो वाई क्रोमोजोम पर है, तो वो दादाजी से पापा, पापा से उनका बेटा, उनके बेटे से उनका बेटा, केवल मेल्स में ही हो सकती है। सो ओनली मेल्स अफेक्टेड, क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो बेटा फीमेल के पास होता ही नहीं है, ओनली मेल अफेक्टेड। इसके अंदर एक डिजीज होती है, एक डिजीज होती है बेटा हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, ट्राइको वर्ड हम यूज करते हैं बाल, हेयर के लिए। तो कुछ मेल्स होते हैं जिनके यहां इधर पिन्ना के यहां बहुत सारे बालों का गुच्छा होता है, ये सिर्फ मेल्स में मिलेगा, ये फीमेल्स में कभी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बाल बनाने वाला जीन जो है वो वाई क्रोमोसोम पर होता है और वो गड़बड़ होता है, उसमें म्यूटेशन होता है, तो ये बीमारी होती है। यानी इसका हो गया हाइपर ट्राइकोसिस। भले ही एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट इन चीजों से क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब एक्स क्रोमोसोम तो मेल्स में भी होता है और फीमेल्स में भी होता है, यानी एक्स वाली अगर कोई जीन में गड़बड़ है तो एक्स क्रोमोसोम बेटे में भी जाता है, बेटी में भी जाता है, यानी यहां पर भी लड़का और लड़की दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। तो वाई वाले में केवल मेल अफेक्टेड है, बट एक्स क्रोमोसोम मेल फीमेल दोनों में होता है, ऑटोसोम मेल फीमेल दोनों में होते हैं। अब बेटा ये भी 2 टाइप का हो सकता है और ये भी 2 टाइप का हो सकता है। एक बार अभी नाम लिख लो, मैं थोड़ी देर में सब एक्सप्लेन करूंगी। एक होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। मेंडल जी ने हमें डोमिनेंट, रेसेसिव ये वर्ड्स दिए थे, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर और ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, इसका क्या मतलब है मैं अभी सब समझाऊंगी। रेसेसिव डिसऑर्डर,
मैं इसे अब से AD लिख दूंगी और इसे AR लिख दूंगी। इसी तरह से यहां पर भी X लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर या X लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, मैंने Y के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है वो भी समझाती हूं। अब NCERT में ज्यादातर ये दिए हैं और कुछ ये दिए हैं। बेटा X लिंक रेसेसिव NCERT के अंदर हम दो पढ़ेंगे, एक कलर ब्लाइंडनेस, X क्रोमोसोम पर इसका जीन है, और हीमोफिलिया, इसका भी X क्रोमोसोम पर है। थोड़ा सा टाइम मुझे और अपने आप को दीजिए, मैं अभी डोमिनेंट रेसेसिव सब समझाऊंगी, बस आपका फुल कंसंट्रेशन मुझे चाहिए। NCERT के अंदर थ्योरी में कहीं नहीं लिखा है, बट जब हम पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे तो NCERT के अंदर एक पेडिग्री बनाई है, फैमिली ट्री में बताऊंगी, वहां पर ऑटोसोमल डोमिनेंट में मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी लिखा है। तो ये NCERT में लिखा है बेटा, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो ये अपने को आना चाहिए, ये सब NCERT में दी है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। X लिंक्ड डोमिनेंट NCERT में नहीं दी है। नाउ रेसेसिव ऑटोसोमल में बहुत सारी दी हुई है NCERT में। इसकी ट्रिक है अल्का, यानी अल्केप्टोन्यूरिया। अल्का फिनाइल यानी फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो अल्का फिनाइल पीली, तो अल्का फिनाइल पीने से मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब कोई लड़की फिनाइल पी लेगी तो बीमार हो गई, यानी सिकल सेल एनीमिया। सो अल्का फिनाइल पीने से सिक थी मतलब थैलेसीमिया। ये हमारी NCERT में नाम है, हमें आने ही आने चाहिए। हालांकि डिटेल में ये वाली दी हुई है 3, ये वाली दी हुई है 2, पर सिस्टिक फाइब्रोसिस भी NCERT में दिया है। एक नाम और हमें आना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, एल्बिनिज्म। जो सूरजमुखी बच्चे होते हैं, सूरजमुखी लोग, पूरी स्किन एकदम व्हाइट होती है। क्योंकि अगर एल्बिनिज्म करके क्वेश्चन आ गया और अगर आपको ये नहीं पता कि ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक बार लिख लीजिए सारे नाम। हो गया बेटा, चल एक सेकेंड। हाँ, सो दे मे बी डोमिनेंट, मे बी रेसेसिव, अभी हम बात करेंगे। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत सारी डिजीजेस के नाम लिखे हैं, बट आपको ये सब आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हटा देती हूं, जिसे लिखना हो वो ट्रिक लिख लो। अल्का फिनाइल पीने से सिकती और एल्बिनिज्म भी है, ये हटा देते हैं बेटा। ये बच्चों की फोटो भी हटा देती हूं मैं, क्योंकि ये वाली डिजीज अपन पढ़ नहीं रहे हैं। बहुत सारी डिजीज होती है पर अपन नहीं पढ़ रहे हैं ये सब, तो मैं इसे भी हटा देती हूं। चलो, तो ऑटोसोमल रेसेसिव के अंदर आपको क्या क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। इसमें जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 7 पर है, इतना लिख लो, बाकियों को तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम नंबर 7, बस इतना लिख लो। चलिए, ठीक है। नाउ अब मुझे आपका जितना कंसंट्रेशन है सारा का सारा चाहिए, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रेसेसिव। अब स्टूडेंट यहां पर मेल फीमेल से फर्क नहीं पड़ेगा, XX हो या XY हो, क्योंकि जो जीन गड़बड़ हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, वो किसी एक ऑटोसोम पर है। लेट्स से क्रोमोसोम नंबर 7 पर है। अब बड़ा ध्यान से सुनना, मेंडल जी ने हमें क्या कहा था कि, सुनो लिखना मत, अगर एक डोमिनेंट अलील है और एक रेसेसिव अलील है तो हम रेसेसिव तब कहते हैं जब वो होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करता है।
अगर डॉर्फनेस केवल तब आएगी जब दोनों स्मॉल टी हैं तो वो रेसेसिव ट्रेट है, लेकिन अगर दोनों कैपिटल टी या हेट्रोजाइगस कंडीशन में टॉलनेस आ रही है, इसका मतलब कैपिटल टी डोमिनेंट है। यानी आपको याद है बेटा फर्स्ट क्लास इस चैप्टर की, डोमिनेंट मतलब जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस हो, और रेसेसिव मतलब जो केवल होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस हो। मतलब अगर कोई बीमारी ऐसी है, बड़ा ध्यान से सुनो, अगर कोई बीमारी ऐसी है जहां 2 कॉपी होती है हर क्रोमोसोम की, मान लो वो जीन क्रोमोसोम नंबर 7 पर है, तो क्रोमोसोम नंबर 7 की 2 कॉपी होगी, एक एग मम्मी से आई होगी, एक स्पर्म पापा से आई होगी, जाइगोट के अंदर, हमारे हर सेल के अंदर। मान लो कि वो रेसेसिव वाला अलील है, अगर उसे रेसेसिव डिजीज होना है तो दोनों स्पर्म और ओवम से जो क्रोमोसोम नंबर 7 आया है उस पर वो जीन गड़बड़ होना चाहिए, म्यूटेटेड होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव बीमारी है। अगर 2 में से किसी एक पर भी वो जीन, वो अलील नॉर्मल आ गया और बीमारी नहीं हो रही है, नॉर्मल आ गया और बीमारी नहीं हो रही है, जब दोनों गड़बड़ आएंगे तो ही बीमारी हो रही है, मतलब वो रेसेसिव है। लेकिन अगर वो बीमारी ऐसी है कि 2 में से किसी एक भी क्रोमोसोम पर म्यूटेटेड गड़बड़ अलील आया और बीमारी हो रही है, मतलब वो बीमारी डोमिनेंट है। यानी अगर दोनों क्रोमोसोम पर कैपिटल ए है या कैपिटल ए स्मॉल ए है, और इन दोनों ही कंडीशन में अगर बीमारी नहीं हो रही है, वो इंसान नॉर्मल है, हाँ दोनों गड़बड़ आए दोनों तो ही बीमारी हो रही है, तो हम उसे रेसेसिव बीमारी कहेंगे। लेकिन अगर एक भी गड़बड़ आ गया या दोनों गड़बड़ आ गए डोमिनेंट, तो वो डोमिनेंट बीमारी है। हाँ दोनों रेसेसिव आए तो नॉर्मल है। बेटा दिमाग के तार खुले या नहीं खुले? मेंडल जी ने यही तो कहा था कि अगर कोई ट्रेट होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस होगा तो वो डोमिनेंट है, और अगर कोई ट्रेट ओनली होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस होगा तो वो रेसेसिव है। सेम इसी तरह अगर कोई डिजीज होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेट्रोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस होगी तो वो डोमिनेंट डिजीज है, और अगर कोई डिजीज केवल होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस होगी, बीमारी होगी, तो वो रेसेसिव है। बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। यहां पर मेल फीमेल का कोई पंगा नहीं है, वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम का कोई लेना देना नहीं है। मस्त तरीके से समझ आ गया। अब बड़ा ध्यान से सुनो बेटा, यहां पर ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसके पास एक भी कैपिटल ए नहीं है, अगर एक कैपिटल ए होता तो ये बीमार हो जाता है डोमिनेंट, पर इसके पास एक भी कैपिटल ए नहीं है। क्या ये नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज पास कर सकता है? भाई जब इसके गैमीट्स बनेंगे तो सब गैमीट्स में स्मॉल ए जाएगा, और बीमारी तो कैपिटल ए के कारण होती है, बीमारी तो कैपिटल ए के कारण होती है, तो ये आगे भी ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। खुद भी नॉर्मल है, इसके बच्चों में भी इसके गैमीट के थ्रू गड़बड़ वाला अलील नहीं जाएगा। ये खुद भी बीमार है और इसके तो सारे गैमीट्स के थ्रू कैपिटल ए जाएगा। ये खुद भी बीमार है और 50% के थ्रू कैपिटल ए जाएगा, यानी ये खुद भी बीमार है, ये आगे भी बीमारी कर सकते हैं। इसी तरह यहां देखो, ये खुद भी बीमार है और आगे भी बीमारी कर सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसके पास स्मॉल ए है ही नहीं, ये खुद भी नॉर्मल है, आगे भी बीमारी नहीं पास करेगा। बट इसको देखो, ये खुद तो नॉर्मल है पर इसके पास एक स्मॉल ए है, यानी खुद तो ये अनअफेक्टेड है, बट जब इसके गैमीट्स बनेंगे तो 50% में कैपिटल ए जाएगा, 50% में स्मॉल ए। पापा होंगे तो स्पर्म, मम्मी होगी तो ओवम बनेगा, यानी चांस है कि ये आगे बीमारी फैलाए, यानी ये करियर है। खुद तो नॉर्मल है बेटा, बड़ा ध्यान से सुनो, खुद को बीमारी नहीं हुई है,
पर आगे ये बीमारी फैला सकता है, पहुंचा सकता है। यहां कोई करियर नहीं है, यहां कोई करियर नहीं कहलाया जाएगा बेटा। यहां या तो नॉर्मल है या तो बीमार है। यहां पर ये दोनों नॉर्मल है, ये बीमार है, पर ये नॉर्मल होने के साथ साथ करियर है। अब आप उससे मत कंफ्यूज होना कि मैम ये भी तो आगे फैला रहे हैं, ये भी। बेटा ये आगे भी फैला रहे हैं, पर ये खुद भी बीमार है, इसीलिए हम करियर शब्द यूज नहीं करेंगे। करियर तब बोलते हैं जब खुद नॉर्मल है बट आगे बीमारी फैलाए। चलो, अब वाई लिंक्ड डिसऑर्डर में क्या होगा? वाई लिंक्ड डिसऑर्डर में अब देखो बेटा, वाई वाला क्रोमोसोम तो केवल मेल्स में होता है, तो दो ही कंडीशन पॉसिबल हैं। पहली कंडीशन कि उस आदमी के अंदर वाई क्रोमोसोम पर जो जीन है वो बिल्कुल नॉर्मल आए। अगर वो जीन नॉर्मल आएगा, एक ही तो वाई क्रोमोसोम है, उस पर जीन नॉर्मल आएगा तो वो इंसान नॉर्मल होगा, उसको बीमारी नहीं होगी। पर अगर मान लो कि वो वाई क्रोमोसोम पर गड़बड़ जीन आ गया, मैं डैश लगा देती हूं, यानी जो इसके पापा से वाई क्रोमोसोम आया है उस पर वो जीन म्यूटेटेड है, तो इसे भी बीमारी हो जाएगी। भाई दो ही तो कंडीशन है, या तो वाई नॉर्मल आए या तो वाई गड़बड़ आए, या तो वो वाई पर जो जीन है नॉर्मल हो या तो वो वाई पर जो जीन है वो गड़बड़ हो। दो ही तो कंडीशन है। ये केवल मेल्स में होती है। मेल के लिए एंड्रो वर्ड यूज करते हैं, जैसे फीमेल के लिए गाइनी वर्ड यूज करते हैं। याद है ना, पेड़ों में भी एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम मेल एंड फीमेल पार्ट के लिए यूज करते हैं। मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूं, फीमेल की डॉक्टर। ये सिर्फ मेल्स में होता है, ओनली इन मेल्स, होलली इन मेल्स, यानी इन्हें होलैंड्रिक डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। होलैंड्रिक डिसऑर्डर, एंड्रो मतलब केवल मेल्स में होता है। दादाजी से पापा में आएगा, पापा से बेटे में आएगा, चाचा ताऊ सिर्फ उन्हीं में होगा, मेल्स में होगा। दो ही तो कंडीशन है। सो इजी, वेरी वेरी इजी। क्या यहां पर कोई करियर होगा? भाई या तो नॉर्मल है तो आगे भी नॉर्मल, इनके पूरी खानदान में बेटे नॉर्मल होते जाएंगे, और या बीमार है तो हर पीढ़ी में बीमारी आती जाएगी लड़कों में ना। अब हम बात करते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की और एक्स लिंक्ड रेसेसिव की। अब एक्स क्रोमोसोम मेल्स पर भी है और फीमेल्स पर भी है, यानी अब हमें यहां थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम मेल की बात करते हैं, मेल की। अब देखो बेटा, मेल के अंदर एक्स वाई होता है, तो वाई तो पापा से आता है, पर जो जीन गड़बड़ है वो एक्स के ऊपर है। तो मेल के पास दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो जो एक्स आ रहा है, एक्स कहां से आएगा बेटा? मम्मी से आएगा। वाई कहां से आएगा? पापा के स्पर्म से आएगा। मुझे वाई से मतलब नहीं है, वाई तो नॉर्मल है। अगर एक्स नॉर्मल आया तो ये लड़का भी नॉर्मल है, और अगर एक्स गड़बड़ आया, एक्स डैश गड़बड़ आया, मतलब एक्स जो मम्मी से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है उस पर जीन में म्यूटेशन है, तो इस लड़के को भी बीमारी हो जाएगी। अच्छा, लड़कों के केस में तो यहां भी वही होगा। भाई लड़कों के केस में तो बेटा यहां भी वही होगा, चाहे डोमिनेंट हो चाहे रेसेसिव हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक ही तो एक्स क्रोमोसोम है, वो अगर नॉर्मल आएगा तो नॉर्मल, वो अगर गड़बड़ आएगा तो बीमारी। चाहे डोमिनेंट हो रेसेसिव हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो नॉर्मल आए तो नॉर्मल, गड़बड़ आए तो गड़बड़, क्योंकि एक ही तो एक्स क्रोमोसोम है। ये फंडा कब आता है डोमिनेंट रेसेसिव? जब दो अलील्स हो, दो एक्स क्रोमोसोम्स हो, यानी फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर। अब मुझे आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए, फुल 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 फुल। लड़कियों में तीन कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन कि पापा से एक एक्स आएगा, मम्मी से एक एक्स आएगा। मान लो कि वो दोनों एक्स बिल्कुल नॉर्मल है। मान लो वो दोनों एक्स बिल्कुल नॉर्मल है, यानी वो जो जीन है, वो जो दो अलील्स हैं एग और स्पर्म वाले, वो दोनों नॉर्मल है। अगर वो नॉर्मल है तो वो लेडी भी नॉर्मल होगी, तो वो लेडी भी नॉर्मल होगी, चाहे कोई सी भी बीमारी हो वो लेडी नॉर्मल होगी। अब मान लीजिए कि मम्मी और पापा में से किसी एक से गड़बड़ वाला जीन अलील आया है और एक से
नॉर्मल वाला आया है। ये दूसरी कंडीशन हो सकती है। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मम्मी और पापा दोनों से जो एक्स क्रोमोसोम आया है उस पर जो जीन है, अलील है, वो म्यूटेटेड है, गड़बड़ है। अब बेटा मुझे आपका ना फुल कंसंट्रेशन चाहिए, जबरदस्त वाला, क्योंकि सबसे मस्त चीज पढ़ाने वाली हूं मैं। बेटा रेसेसिव डिजीज किसे बोलते हैं? जो केवल होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करे। अगर दोनों गड़बड़ आएंगे तो बीमारी होगी, अगर एक गड़बड़ और एक नॉर्मल है तो बीमारी नहीं होगी, तो वो रेसेसिव होता है। और अगर एक भी गड़बड़ आ जाए और बीमारी हो जाए, दोनों गड़बड़ आएंगे तो बीमारी होगी ही, उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। यानी बेटा अगर दोनों एक्स नॉर्मल है तो नॉर्मल है, दोनों एक्स गड़बड़ है तो बीमारी है, पर अगर एक एक्स नॉर्मल है, एक एक्स गड़बड़ है और अगर बीमारी हो रही है तो वो डोमिनेंट है। एक भी एक्स गड़बड़ आ गया तो वो डोमिनेंट बीमारी है। रेसेसिव का मतलब ही होता है दोनों गड़बड़ हो, दोनों स्मॉल टी हो तो ही डॉर्फनेस एक्सप्रेस होगा। यहां पर ये फ्यूचर में आगे बीमारी ट्रांसमिट नहीं करेगी क्योंकि एक भी एक्स गड़बड़ नहीं है। ये ट्रांसमिट करेगी 50% गैमीट्स में ये जाएगा, ये भी करेगी सारे गैमीट्स में ये जाएगा, पर ये खुद भी बीमार है। यानी यहां पर भी करियर का फंडा नहीं होगा। करियर कब बोलते हैं? जब खुद नॉर्मल है, खुद को बीमारी नहीं है, पर आगे बच्चों में पास कर सकते हैं। यहां क्या होगा? यहां बेटा ये तो बीमारी पास नहीं करेगी, ये बिल्कुल करेगी पर खुद भी बीमार है। पर ये खुद तो नॉर्मल है, इसको बीमारी नहीं है, पर जब इसके गैमीट्स बनेंगे, चाहे जो लड़की है यानी ओवम बनेंगे, तो 50% गैमीट्स में ये गड़बड़ वाला एक्स जाएगा, 50% में नॉर्मल वाला। यानी ये आगे बीमारी ट्रांसफर कर सकता है। यानी ये नॉर्मल है, खुद अनअफेक्टेड है, बट ये करियर है। तो बेटा करियर्स जो होते हैं वो हमेशा रेसेसिव के अंदर होते हैं, चाहे ऑटोसोमल रेसेसिव हो चाहे एक्स लिंक्ड रेसेसिव हो, करियर्स हमेशा रेसेसिव में होते हैं। क्योंकि डोमिनेंट में तो एक भी गड़बड़ आए तो खुद ही बीमार हो जाते हैं। कितने लोगों को यह बात समझ आ गई? जरा यस या थम्स अप कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट फंडा पढ़ा दिया है मैंने आपको, तभी तो इन्हें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोल रहे हैं, क्योंकि जीन में गड़बड़ हुई है। और जीन के दो फॉर्म्स होते हैं अलील्स, जीन दो क्रोमोसोम्स पर आता है, होमोलोगस पर, वो उसी तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं जैसे कि मेंडल जी ने हमें इनहेरिटेंस पढ़ाया था। चलिए मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, अब लिखिएगा फर्स्ट डिसऑर्डर फिनाइल कीटोन्यूरिया। एल्केप्टोनूरिया की हमें डिटेल नहीं पढ़नी, बस इतना पता होना चाहिए कि वो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल डोमिनेंट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, सिर्फ नाम पता होना चाहिए, डिटेल्स नहीं पढ़नी। यानी नेक्स्ट आ जाता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये क्रोमोसोमल नहीं, जीन डिसऑर्डर है, और जीन में भी इसका जो जीन है वो ऑटोसोम पर है, और ये रेसेसिव डिजीज है। दोनों गड़बड़ आएंगे तो ही डिजीज होगी, दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस पे अगर गड़बड़ जीन आएगा। इसका जीन बेटा क्रोमोसोम नंबर 12 पर होता है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। इसका जीन क्रोमोसोम नंबर 12 पर होता है। क्या मैंने आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया कहीं पर पढ़ाया है? जरा प्लीज यस या थम्स अप लिखकर भेजिए। क्या मैंने आपको इसे अभी तक इसी बैच के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर कहीं पर पढ़ाया है? तो जरा मुझे बताइए। एक हिंट दे देती हूं, जब हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के अपवाद पढ़े थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था, को डोमिनेंस पढ़ा था, मल्टीपल एलेलिज्म पढ़ा था, और प्लियोट्रॉपी। मैंने आपसे कहा था एक ही जीन है जिससे हेयर कलर, स्किन कलर, मेंटल, आईक्यू, ग्रोथ एंड ये जो अब मैं पढ़ाऊंगी ये सब रिलेटेड है। अगर उस जीन में गड़बड़ होगी तो बालों का कलर भी उड़ जाएगा, स्किन का कलर सफेद हो जाएगा, ये बीमारी हो जाएगी और मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। वेरी गुड, क्या बात है, प्लियोट्रॉपी।
बहुत बढ़िया बेटा, 2 लाइंस छोड़ देना, 2 लाइंस छोड़कर लिखना। स्टूडेंट्स, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ चुके हो आप। फिनाइल एलेनीन का नाम सुना है आपने? फिनाइल एलेनीन, जरा सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। फिनाइल एलेनीन। एरोमैटिक अमीनो एसिड्स का नाम सुना है? अमीनो एसिड, एक अमीनो ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप है COH, एक H है और एक रिंग वाला ग्रुप है। टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनीन, 3 याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो बेटा बॉडी में, हम सबकी बॉडी में फिनाइल एलेनीन बनता है और ये फिनाइल एलेनीन जो है इसे टाइम टाइम पर टायरोसिन अमीनो एसिड में चेंज करते हैं। ये भी एक एरोमैटिक अमीनो एसिड है और ये करने के लिए एक एंजाइम लगता है जिसका नाम है फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ये एंजाइम फिनाइल एलेनीन को टायरोसिन में चेंज करता है। इस एंजाइम का नाम आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात बड़ा ध्यान से सुनो। एंजाइम मतलब ये एक प्रोटीन है, तो इसे बनाने के लिए कोई mRNA होगा और उसके लिए कोई जीन होगा। वही जीन है जो क्रोमोसोम नंबर 12 पर है। अगर उस जीन में गड़बड़ हो गई और उस बच्चे के अंदर, जाइगोट के अंदर, जो मम्मी के ओवम से क्रोमोसोम 12 आ रहा है और पापा के स्पर्म से क्रोमोसोम 12 आ रहा है, वो दोनों अलील्स, दोनों जीन्स में गड़बड़ है, दोनों अलील्स में गड़बड़ है, तो इस बच्चे के अंदर, इस जाइगोट के अंदर ये बीमारी होगी और ये एंजाइम नहीं बन पाएगा। जी हां, ये एंजाइम नहीं बन पाएगा। और अगर ये एंजाइम नहीं बन पाएगा तो ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। अगर ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगा तो बॉडी के अंदर फिनाइल एलेनीन इंक्रीज होने लग जाएगा और इस फिनाइल एलेनीन को बॉडी कन्वर्ट करेगी, बॉडी कन्वर्ट करेगी फिनाइल पायरुविक एसिड में, फिनाइल पायरुविक एसिड में, और भी डेरिवेटिव्स बनाएगी, फिनाइल पायरुविक एसिड एंड डेरिवेटिव्स में। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये रेसेसिव डिजीज है बेटा, तो दोनों गड़बड़ आने चाहिए। एक गड़बड़ हुआ और एक नॉर्मल हुआ तो बीमारी नहीं होगी, क्योंकि ये रेसेसिव बीमारी है। अगर ये डोमिनेंट बीमारी होती तो एक गड़बड़ आने पर भी बीमारी होती। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये रेसेसिव है, अगर दोनों गड़बड़ वाले आए तो ये एंजाइम नहीं बनेगा और जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल एलेनीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। जब ये कन्वर्ट नहीं होगा तो बॉडी के अंदर इसका अमाउंट बढ़ेगा और इसका अमाउंट बढ़ेगा तो इसे इनमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब ये ब्रेन में इकट्ठे होने लग जाएंगे, ये ब्रेन में इकट्ठे होंगे, एक्यूमुलेट इन ब्रेन, और इनके इकट्ठे होने के कारण से मेरे प्यारे नादान परिंदों मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। जी हां, आईक्यू अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएगा। यही नहीं, इनके कारण जब ये बाल में जाएंगे, स्किन में जाएंगे, तो बालों में कलर नहीं आएगा, सफेद बाल हो जाएंगे, स्किन में मेलानिन नहीं बन पाएगा। सो हेयर, स्किन दोनों का डीपिगमेंटेशन हो जाएगा। एक ही जीन में गड़बड़ होने के कारण मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है, हेयर और स्किन का डीपिगमेंटेशन हो रहा है और फिनाइल एलेनीन, उसके डेरिवेटिव्स बॉडी में बढ़ रहे हैं। जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो ये यूरिन में पास होने लग जाएगा। याद है एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि नॉर्मली जितने भी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स थे, याद है अमीनो एसिड, ग्लूकोज 100% रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं किडनी से, पर अब ये अमीनो एसिड जब बहुत ओवर बढ़ जाएगा, जैसे शुगर के साथ होता है, तो ये यूरिन में पास होगा। जब ग्लूकोज यूरिन में पास होता है तो उसे ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। तो जब फिनाइल एलेनीन, उसके डेरिवेटिव्स पास होंगे तो उसे फिनाइल कीटोन्यूरिया बोलेंगे। क्योंकि ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है बेटा, तो ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट होने लग जाएगा। सो एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन। क्यों? क्योंकि अब ये इतना ज्यादा बढ़ गया है कि 100% रीएब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, पुअर रीएब्सॉर्प्शन हो जाएगा। तभी तो इसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। मजे आ गए? यानी एक ही जीन में गड़बड़ होने के कारण से
बीमारी हो गई है फिनाइल कीटोन्यूरिया की, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन होता है, हेयर एंड स्किन का डीपिगमेंटेशन होता है, यानी प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल है, वन जीन कंट्रोलिंग मोर देन वन कैरेक्टर, और है ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। बेटा इसे बोलते हैं इनबॉर्न, जन्मजात है ये, सिंस बर्थ है। गड़बड़ हो गई है, एरर। किसमें गड़बड़ हो गई है? फिनाइल एलेनिन के मेटाबॉलिज्म में। फिनाइल एलेनिन इसमें कन्वर्ट होता था, मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ हो गई है, तो इसे कहते हैं इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। जन्मजात गड़बड़ है फिनाइल एलेनिन के मेटाबॉलिज्म में। एंजाइम का नाम आना चाहिए, क्या इकट्ठा होता है, कहां इकट्ठा होता है, उसके कारण क्या क्या होता है, ये सब आना चाहिए। हो गया बेटा? मजे आ गए? लिख लिया सबने? चलो क्वेश्चंस कराऊंगी बेटा, सब समझ में आएगा, कराऊंगी, सब कराऊंगी, बिल्कुल कोई फिक्र मत करो, आप सब कराऊंगी। चलिए, एल्केप्टोन्यूरिया अपने को डिटेल में नहीं पढ़ना है, फिनाइल कीटोन्यूरिया हमने पढ़ लिया है। स्टूडेंट्स ये आपको लिखने की इतनी कोई जरूरत नहीं है, अपनी एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है, दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी। आप सिर्फ सुन लो, लिखना मत, लिखना मत, सुनो। यही जो फिनाइल एलेनिन है ना बेटा, फिनाइल एलेनिन मत लिखना, ये कुछ तो टायरोसिन में कन्वर्ट होता है और कुछ मिलानिन में कन्वर्ट होता है। मिलानिन, मिलानिन जो पिगमेंट है, मिलानिन। यहां पर एंजाइम आता है टायरोसिनेज एंजाइम। अब बेटा यहां पर ये एंजाइम बनाने वाला जीन जो है वो भी क्रोमोसोम नंबर 12 पर ही होता है। तो क्रोमोसोम नंबर 12 पर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज भी है और फिनाइल ये वाला अपना टायरोसिनेज भी है। अगर इसके जीन में गड़बड़ होगा, ये अलग जीन है, डिफरेंट जीन है, अगर इसके जीन में गड़बड़ होगा तो ये टायरोसिनेज नहीं बन पाएगा, ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, तो मिलानिन नहीं बन पाएगा, और अगर मिलानिन नहीं बनेगा तो स्किन में कलर नहीं आएगा, पूरी सफेद स्किन हो जाएगी, सफेद स्किन, कुछ इस तरीके से। स्टूडेंट्स ऐसे बच्चे जो हैं, इनके हेयर, आई लैशेज, आईब्रोज, पूरी स्किन, सूरजमुखी बच्चे बोलते हैं, इनमें स्किन कैंसर्स का बहुत हाई रिस्क है, क्योंकि स्किन जब अल्ट्रावायलेट रेज आती है सन से तो मिलानिन ही उन्हें एब्जॉर्ब करता है। आपने देखा होगा जो यूरोपियंस होते हैं, अमेरिकन होते हैं, गोरे लोग जिनकी मिलानिन कम होता है, वो धूप में बैठते हैं, बीचेस में जाके टैनिंग करवाते हैं ताकि मिलानिन प्रोड्यूस हो सनलाइट से। पर यहां तो एक्सट्रीम केस है बेटा ये एल्बिनिज्म का। आपको याद है हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पढ़ा था, हमारे स्किन के कलर को 3 जीन्स कंट्रोल करते हैं, पॉलीजेनिक। तो मैक्सिमम 6 अलील्स होंगे, यहां सारे के सारे रेसेसिव अलील्स होंगे, बिल्कुल भी मिलानिन नहीं बनेगा, एल्बिनोज जिसे हमने कहा था। ऐसे बच्चे जो होते हैं इनकी विजन भी बहुत पुअर होता है, लाइट में नहीं देख सकते हैं, पढ़ाई करने में बहुत मुश्किल होती है। तो आप ये सब बिल्कुल मत याद रखना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में पिक्चर बनाने के लिए बताया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। बस क्रोमोसोम नंबर 12 लिख लो यहां पर, क्रोमोसोम 12, वो जो अपन ने ट्रिक थी ना यही लिख देती हूं, क्रोमोसोम 12। और फिनाइल कीटोन्यूरिया का भी है क्रोमोसोम 12। एल्केप्टोन्यूरिया की डिटेल में अभी मैं नहीं जा रही हूं। चलो, तो कुछ एंजाइम कुछ मत लिखो, कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, पक्की बात है, कुछ नहीं पूछेंगे। चलो, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी केवल इतना पता होना चाहिए स्टूडेंट्स आपको कि ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। अब आ जाओ, मेन लिखते हैं सिकल सेल एनीमिया। मैं फिर कह रही हूं, फिनाइल कीटोन्यूरिया इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया है, और सिकल सेल एनीमिया इंपॉर्टेंट है, थैलेसीमिया भी डिटेल में पढ़ाऊंगी। बाकी एल्बिनिज्म और एल्केप्टोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव, ठीक है। हाँ बेटा, होते हैं बच्चे इसके, काफी कॉमनली होते हैं। चलिए, सिकल सेल एनीमिया, जिसे हम शॉर्ट में सिकल सेल एनीमिया ऐसा लिख देते हैं, इसका जीन भी ऑटोसोम पर है, अभी बताऊंगी आपको।
ये भी रेसेसिव है, यानी दोनों कॉपी पर गड़बड़, म्यूटेटेड वाला जीन अलील आएगा तो ही बीमारी होगी। अब मेरी बात फुल कंसंट्रेशन से सुनो। आप सबको पता है कि हमारे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। आपको मालूम है हीमोग्लोबिन में एक हीम पार्ट है और एक ग्लोबिन पार्ट है। ग्लोबिन के अंदर आप जानते हो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती है। बेटा फुल कंसंट्रेशन से सुनो, जो अल्फा चेन है अमीनो एसिड की, पॉलीपेप्टाइड चेन, वो बनाने वाला जीन क्रोमोसोम नंबर 16 पर होता है, पर बीटा चेन बनाने वाला जीन क्रोमोसोम नंबर 11 पर होता है। तो क्रोमोसोम नंबर 11 पर बीटा चेन बनाने वाला जीन है और क्रोमोसोम 16 पर अल्फा चेन बनाने वाला जीन है। अब इसका मतलब कि हमारा जो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस है, इट इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स, ठीक है। इसमें अल्फा चेन्स बनाने वाला जीन क्रोमोसोम 16 पर होता है और बीटा चेन बनाने वाला जीन क्रोमोसोम 11 पर होता है। अब बेटा एक बात ध्यान से समझना, सुनो। अगर हमारा हीमोग्लोबिन नॉर्मल बन रहा है, उसे HbA कहते हैं, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन से मेरा मतलब है हीम ग्रुप नॉर्मल है, 2 अल्फा चेन्स नॉर्मल है, 2 बीटा चेन्स नॉर्मल है। लेकिन अगर हम किसी के अंदर सिकल सेल अनीमिया बीमारी होनी है, बेटा सिकल सेल अनीमिया जो है वो बीटा चेन से रिलेटेड डिजीज है। सिकल सेल अनीमिया केवल बीटा चेन से रिलेटेड डिजीज है, यानी इसमें हीम ग्रुप नॉर्मल बनेगा, अल्फा चेन्स भी नॉर्मल बनेंगी, केवल बीटा चेन में गड़बड़ होगी, यानी म्यूटेटेड अलील है ये, म्यूटेटेड अलील। ये नॉर्मल अलील है, नॉर्मल अलील। जो नॉर्मल अल्फा बीटा, अल्फा चेन तो बना ही नहीं रहा, अल्फा चेन तो वो जीन तो क्रोमोसोम नंबर 16 पर है, अपन तो सिर्फ बीटा चेन की बात कर रहे हैं। इस बीमारी में केवल बीटा चेन की बात हो रही है। अब बड़ा ध्यान से सुनना, जो क्रोमोसोम नंबर 11 है उस पर बीटा चेन सिंथेसिस का जीन है, सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन। अब आपको मालूम है कि जीन मतलब डीएनए, जीन मतलब डीएनए, और डीएनए से बनता है एमआरएनए, और एमआरएनए से कोडॉन, एमआरएनए पे कोडॉन होता है, कोडॉन, और उस कोडॉन से पर्टिकुलर अमीनो एसिड डिसाइड होता है और वो अमीनो एसिड्स ज्वाइन होकर प्रोटीन बनता है। इतना किस किस को मालूम है? इतना किस किस को मालूम है? अब ध्यान से समझना, अगर ये नॉर्मल अलील है बेटा, नॉर्मल अलील, तो सुनो ध्यान से, वो जो जीन है, ये जो बीटा चेन होती है ना, इसमें 140 से ज्यादा अमीनो एसिड्स हैं, 140 से ज्यादा अमीनो एसिड्स हैं, और हर अमीनो एसिड के लिए एक कोडॉन है, यानी 140 से ज्यादा कोडॉन्स हैं, और हर कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी 140 मल्टीप्लाई बाय 3, उससे भी ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी डीएनए भी बहुत लंबा होगा उस जीन का। तो बेटा जो 6th वाला कोडॉन है, यानी जो 6th वाला अमीनो एसिड है, वो नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामेट अमीनो एसिड। जो एसिडिक अमीनो एसिड है, एसिडिक अमीनो एसिड, अगर आपको याद हो बेटा, 2 अमीनो एसिड एसिडिक होते हैं, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। तो इस बीटा चेन के 6th पोजीशन की अगर मैं बात करूं, 6ठे पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड आता है। जब ये बीटा चेन बनती है जिसमें 140 से ज्यादा अमीनो एसिड्स हैं, तो 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड आता है, और उसके लिए जो कोडॉन होता है वो गैग होता है, गैग, गैग। ये कोडॉन है, एमआरएनए पर 6th नंबर पर ये वाला कोडॉन आता है, गैग, और इस गैग से ये ग्लूटामिक एसिड कोड होता है, इस गैग से ये ग्लूटामिक एसिड कोड होता है।
आपको यह भी मालूम है कि mRNA DNA से बनता है। DNA के अंदर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक कोडिंग स्ट्रैंड और एक टेम्पलेट स्ट्रैंड। हमें पता है कोडिंग स्ट्रैंड की कॉपी बनता है mRNA कोडिंग स्ट्रैंड की। तो इसका कोडिंग स्ट्रैंड कैसा होगा? GAG, ये इसका कोडिंग स्ट्रैंड होगा। और इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड कैसा होगा बेटा? टेम्पलेट स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो G के सामने C होगा, G के सामने C होगा और A के सामने T होगा, क्योंकि ये DNA है, ये पूरा DNA है, ये पूरा DNA है, ये पूरा DNA है। तो इस कोडिंग स्ट्रैंड की एग्जैक्ट कॉपी बन जाता है RNA, जिसमें केवल T की जगह U आता है ना? तो खैर ये तो GAG है, तो GAG का GAG हो गया। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया? बताइए बताइए। बिल्कुल इजी है। मैंने आपसे ये कहा कि अगर एक इंसान है, एक नॉर्मल इंसान है, उसे कोई सिकल सेल एनीमिया बीमारी नहीं है, उसका हीम पार्ट नॉर्मल बनता है, उसकी दोनों अल्फा चेन नॉर्मल बनती हैं क्रोमोसोम 16 से, जीन से, और उसकी बीटा चेन्स भी नॉर्मल बनती हैं, उसका जीन क्रोमोसोम 11 पर है। 2 क्रोमोसोम 11 होंगे, एक स्पर्म से आया होगा, एक ओवम से आया होगा, दोनों पे नॉर्मल अलील है। नॉर्मल अलील का मतलब ऐसा डीएनए है, 6th वाली पोजीशन की बात हो रही है, उससे ऐसा mRNA बनेगा और उससे ये वाला अमीनो एसिड कोड होगा। यानी अगर एक नॉर्मल इंसान है तो क्रोमोसोम 11 पर जो जीन है, जो बीटा चेन बनाता है, उसकी जो 6th पोजीशन है, वहां पर गैग नाम का कोडॉन है, जिससे ग्लूटामिक एसिड कोड होता है। दोनों 11 नंबर के क्रोमोसोम पर ऐसी ही स्टोरी है, तो दोनों 11 नंबर के क्रोमोसोम से नॉर्मल बीटा चेन बनेगी, जिसके 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड आएगा। अब मान लीजिए कि एक इंसान है जिसके जब डीएनए से डीएनए बन रहा था, मैंने क्या कहा? जब डीएनए से डीएनए बन रहा था तो इस टी की जगह पर ए आ गया। ये म्यूटेशन हो गया बेटा, ये म्यूटेशन हो गया। जब डीएनए डबल हो रहा था, जब डीएनए से डीएनए बन रहा था, वो जो डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन एंजाइम था, उसने ये गड़बड़ कर दी। उसे टी वाली न्यूक्लियोटाइड लगानी थी, उसने ए वाली लगा दी। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो नेचुरली ये ऐसा बन जाएगा, है ना? अब इन दो में से किसी में भी गड़बड़ कर सकता है वो, मतलब ऑफ कोर्स कोडिंग में गड़बड़, टेम्पलेट में गड़बड़, व्हाटएवर। अब बड़ा ध्यान से देखो, आप कहोगे मैम ये तो छोटी सी गड़बड़ है, आओ चलो ध्यान से देखो। अब जब mRNA बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज जब mRNA बनाएगा, वो क्या करता है? वो टेम्पलेट की कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है या कोडिंग की कॉपी बनाता है। अगर वो कोडिंग की कॉपी बना रहा है, फुल कॉन्सेंट्रेशन से देखना, तो G आ गया, इधर G भी G आ गया, पर mRNA में T नहीं होता। mRNA में जहां भी T आना है उसकी जगह U आता है। यानी पहले 6th पोजीशन पर गैग कोडॉन था, अब 6th पोजीशन पर गुग हो गया। गैग का गुग, बोलो मेरे साथ, गैग का गुग, GAG का GUG। और मेरे प्यारे नादान परिंदों, ये जो GUG है, ये वैलीन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। ये एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है। यानी अब अगर फुल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, अगर 2 क्रोमोसोम 11 में से एक पे नॉर्मल आता और एक पे गड़बड़ आता तो बीमारी नहीं होती। अगर दोनों पे गड़बड़ वाला, ऐसा वाला डीएनए आ गया, तो जब उनमें बीटा चेन बनेंगी तो 6th पोजीशन पर इन प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड वैलीन अमीनो एसिड आ जाएगा। मतलब समझ आया बेटा जी? आओ चलो देखें ये कैसा म्यूटेशन है। पहले तो ये समझते हैं कि ये जो म्यूटेशन है, ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन है
या ये जीन म्यूटेशन है, ये जीन म्यूटेशन है, एक पर्टिकुलर जीन में म्यूटेशन हुआ है, सो इट्स अ जीन म्यूटेशन। उसमें भी सिर्फ एक पॉइंट पे म्यूटेशन हुआ है बेटा, बाकी सारा डीएनए बिल्कुल नॉर्मल है, बाकी सारे कोडॉन्स बिल्कुल नॉर्मल होंगे, बाकी सारे अमीनो एसिड्स बिल्कुल नॉर्मल होंगे, एक पॉइंट पर है, यानी ये पॉइंट म्यूटेशन है। अच्छा, कुछ ऐड या डिलीट नहीं हुआ है, फ्रेम शिफ्ट नहीं है, केवल टी की जगह पर ए आ गई, यानी ये सब्स्टिट्यूशन वाला म्यूटेशन है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है। तो ये क्रोमोसोमल नहीं है, जीन म्यूटेशन है, उसमें भी एक पॉइंट, एक सिंगल बेस पेयर में चेंज आ रहा है, उसमें भी फ्रेम शिफ्ट नहीं है बेटा, सब्स्टिट्यूशन है। और सब्स्टिट्यूशन में भी देखो, टी की जगह ए आया है, ए की जगह टी आया है, प्यूरिन की जगह पिरामिडीन, पिरामिडीन की जगह प्यूरिन, यानी ये ट्रांस वर्जन वाला म्यूटेशन। समझ आया? याद है आपको, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा भी था कि सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। यस मेरे प्यारे नादान परिंदों, बिल्कुल सही बात है। हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है क्रोमोसोम नंबर 11 बीटा चेन, 6th पोजीशन, कोडॉन है गैग का गुग, और अमीनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन अमीनो एसिड। इतना आपको याद रखना है, सब भूल जाओ, इतना आपको याद रखना। पता है 6th पोजीशन में कैसे याद दिलाती हूं? 1 2 3 4 5 6, देख लो 6th पोजीशन पर गड़बड़ होती है, 6 अल्फाबेट्स हैं सिकल के अंदर, 6th पोजीशन। अब अगर एक इंसान के अंदर दोनों अलील्स नॉर्मल आए तो वो नॉर्मल है, अगर एक इंसान के अंदर दोनों गड़बड़ आ गए, दोनों गड़बड़ आ गए, तो उसे सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है बेटा, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाता, अभी बताऊंगी। लेकिन अगर एक इंसान के अंदर एक नॉर्मल और एक गड़बड़ अलील आया, बेटा आपको याद है मैंने ये कहां पढ़ाया था? आपको याद है जब मैंने कोडोमिनेंस पढ़ाया था, मैंने आपसे क्या कहा था? अगर ए डोमिनेंट होता तो सारे आरबीसी नॉर्मल बनते, अगर एस डोमिनेंट होता तो सारे आरबीसी सिकल शेप होते, पर यहां पर 50% आरबीसी ये नॉर्मल बनाएगा, 50% आरबीसी के अंदर ये गड़बड़ करेगा हीमोग्लोबिन में। कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल पढ़ाया था। इन्हें बीमारी नहीं है बेटा, 100% 100% आरबीसी गड़बड़ नहीं है, पर 50% आरबीसी गड़बड़ बनेंगे, और ये अगली जनरेशन में गैमीट्स के थ्रू पास भी हो सकता है। तो इसे हमने सिकल सेल एनीमिया करियर्स कहा था। कितने स्टूडेंट्स को ये सब याद आ रहा है जरा बताइए? इन्हें बेटा हम नॉर्मल करियर्स ऐसा लिखते हैं कि नॉर्मल है करियर है, ऐसा लिखा जाता है। नॉर्मल अनअफेक्टेड माना जाएगा इन्हें, खुद तो अनअफेक्टेड है, बीमारी नहीं है, जिंदा रहते हैं। ये तो मर जाते हैं, ये तो प्यूबर्टी तक भी जिंदा नहीं रह पाते, सारे 100% आरबीसी सिकल शेप के होते हैं, ऑक्सीजन बिल्कुल ट्रांसपोर्ट नहीं होता, जल्दी से मर जाते हैं। ये जिंदा रहते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं झेल सकते, ज्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते, ज्यादा एक्टिव लाइफ नहीं जी पाते, बट जिंदा रहते हैं। चलिए अब आइए एक एनसीईआरटी की लाइन लिखते हैं। लिखिए, ऑफस्प्रिंग्स आर अफेक्टेड, अफेक्टेड का मतलब होता है बीमार होना, ऑफस्प्रिंग्स आर अफेक्टेड, अफेक्टेड मतलब बेटा डिजीज्ड, डिजीज्ड, डिजीज्ड if born to unaffected career parents। मुझे आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत इजी है, समझ लोगे तो बहुत आसान है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से। यस, बीमार होने के लिए 100% आरबीसी गड़बड़ होने चाहिए। सुनो ध्यान से,
देखो वैसे तो ये जो बीमार वाले हैं ना टोटल, ये तो जिंदा ही नहीं बचते प्यूबर्टी तक, तो इनके बच्चे तो पैदा ही नहीं हो सकते। खैर, अब मान लो अगर दोनों बिल्कुल नॉर्मल है तो नॉर्मल बच्चा पैदा होगा। अच्छा, इनके तो बच्चे हो ही नहीं सकते, ये तो मर ही जाते हैं। मान लो अगर एक ऐसा है भी और एक ऐसा भी है, तो मान लो ये पापा है, मान लो पापा से एक नॉर्मल आया, और मान लो ये मम्मी है, वैसे ये मम्मी बन ही नहीं सकती, पहले ही मर जाते हैं प्यूबर्टी के पहले, पर मान लो बन भी गई, तो बेटा मम्मी से एक गड़बड़ वाला आया, तो पापा से नॉर्मल आया, मम्मी से गड़बड़ आया, तो इसको बीमारी थोड़ी हुई, ये भी तो करियर ही बना, बीमारी थोड़ी हुई। बीमारी कब पॉसिबल है? जब दोनों गड़बड़ आए। दोनों गड़बड़ कैसे आ सकते हैं? अगर एक भी पेरेंट ऐसा हो गया तो दोनों गड़बड़ नहीं आ सकते, क्योंकि एक तो फिर सही आएगा ही आएगा, वो करियर ही हो सकता है, और ऐसे दोनों हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो जिंदा ही नहीं रहते। यानी बीमारी आने का चांस कब है? जब पापा भी करियर हो और मम्मी भी करियर हो। भाई पापा भी करियर है मान लो, और मम्मी भी करियर है, तो मम्मी से या तो ये आएगा या तो ये आएगा, पापा से या तो ये आएगा या तो ये आएगा। यानी अगर मान लो मम्मी से भी ए आया और पापा से भी ए आया, तो ये सिचुएशन होगी। अगर मम्मी से भी ये आया, पापा से भी ये आया, तो ये हो जाएगा बीमार, डिजीज्ड। या और क्या चांस है बेटा? मम्मी से नॉर्मल आए, पापा से गड़बड़ आए, या मम्मी से गड़बड़ आए, पापा से नॉर्मल आए। दो चांस ऐसे हैं, दो, यानी ये होंगे करियर्स। यानी बेटा बीमार बच्चा तभी पैदा हो सकता है जब दोनों मम्मी पापा करियर्स हो। इन्हें बीमारी नहीं है, अनअफेक्टेड करियर पेरेंट्स, तो 25% चांस है बेटा। 1 2 3 4, 1 आउट ऑफ 4, 25% चांस है इस केस में कि बीमार बच्चा पैदा हो। तो अगर दो पति पत्नी, दो लड़का लड़की जो करियर्स हैं सिकल सेल एनीमिया के, वो शादी कर रहे हैं, शादी हो गई है, वो बेबी प्लान कर रहे हैं, तो उनकी काउंसलिंग की जाती है कि 25% चांस है कि आपके डिजीज चाइल्ड पैदा हो, 50% चांस है कि आपके करियर चाइल्ड पैदा हो, और 25% चांस है कि आपके बिल्कुल नॉर्मल बेबी पैदा हो। राइट? हम और करेंगे अभी क्वेश्चंस, डोंट वरी। हो गया बेटा? लिख लिया सबने? चलो, यानी अब हम सब कुछ समराइज कर देते हैं। क्रोमोसोम नंबर 11 है, बीटा चेन की बात हो रही है। क्रोमोसोम नंबर 11 है, बीटा चेन की बात हो रही है। नाउ इसमें 6th कोडॉन जो है वो गैग की जगह गुग हो गया, जिसके कारण ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलीन अमीनो एसिड। बेटा ध्यान रखना, अगर इसे उल्टा लिख देंगे वैलीन इज रिप्लेस्ड बाय ग्लूटामिक, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो गैग की जगह गुग हो गया और ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन अमीनो एसिड हो गया। 6th पोजीशन की बात हो रही है। सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज हो रहा है बेटा, बाकी दोनों अल्फा चेन नॉर्मल है, दोनों बीटा चेन के बाकी सारे अमीनो एसिड्स नॉर्मल है, और कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। यहां पर अगर ऐसा होता तो नॉर्मल आरबीसी बनता। नॉर्मल कैसा होता है बेटा? अपन ने पढ़ा है, राउंड या सर्कुलर एंड बाय कॉनकेव। कितने स्टूडेंट्स को याद आ रहा है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कैरम बोर्ड की गोटी की तरह, याद है? ऐसा आरबीसी होता है, ऐसा, जिसमें ढेर सारा हीमोग्लोबिन आएगा, ऐसा। लेकिन अब कैसा हो गया है आरबीसी? अब कैसा आरबीसी हो गया है? हसिया शेप का, सिकल, इलोंगेटेड सिकल शेप्ड आरबीसी, यानी ऐसा, ऐसा, ऐसा आरबीसी, सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज होने से। कितनी खतरनाक डिजीज है ये। जो हीमोग्लोबिन गड़बड़ हुआ है, यानी म्यूटेंट हीमोग्लोबिन हो गया है, म्यूटेंट हीमोग्लोबिन,
यानी हीमोग्लोबिन के बीटा चेन के 6th पोजीशन का अमीनो एसिड चेंज हो गया है, ये अंडरगोज पॉलीमेराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन या ऑक्सीजन स्ट्रेस। स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन की कमी अगर होती है तो ठीक है, पर जैसे ही थोड़ी सी भी ऑक्सीजन और कम होती है तो ये हीमोग्लोबिन यानी ये आरबीसी उसे ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते, टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलता नहीं है, CO2 कैरी बैक होता नहीं है और सफोकेशन से बहुत जल्दी डेथ हो जाती है, प्यूबर्टी के पहले ही डेथ हो जाती है। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि यहां पर जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर जो चेन्स हैं, ग्लोबिन चेन्स, 2 अल्फा 2 बीटा, उनकी क्वांटिटी गड़बड़ हुई है या क्वालिटी? कोई बताएगा? बेटा, अगर एमनियोसेंटेसिस से डायग्नोसिस बना लिया है कि दोनों अलील्स गड़बड़ हैं, HBS, तो बिल्कुल अबॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उस बच्चे को जन्म देने का। बताइए। क्वालिटी, क्वांटिटी तो है, दोनों अल्फा चेन नॉर्मल है, दोनों बीटा चेन गड़बड़ बन रही है, पर बन रही हैं, यानी ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, क्वालिटेटिव, क्योंकि अल्फा चेन तो है ही नॉर्मल, उसकी तो क्वालिटी भी नॉर्मल है, पर बीटा चेन की भी क्वांटिटी नॉर्मल है बेटा, दोनों बीटा चेन्स बन रही हैं, पर गड़बड़ फंक्शनिंग है, इनकरेक्टली फंक्शनिंग बीटा चेन्स, पर प्रेजेंट तो है ना बेटा। अभी जो मैं अगली डिजीज पढ़ाऊंगी ना, थैलेसीमिया, वहां पर अल्फा और बीटा चेन बनती ही नहीं है, उसका नंबर कम हो जाता है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, वो क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर होगा। असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी है, ये प्रीवियस ईयर में आया है। थैलेसीमिया क्वांटिटी गड़बड़ होगी, नंबर गड़बड़ होगी, बीटा चेन अल्फा चेन की मैं पढ़ाऊंगी अभी, यहां सिर्फ बीटा चेन की क्वालिटी गड़बड़ होती है, फिर फर्क बहुत बड़ा है, बहुत खतरनाक बीमारी है। यस, वो क्वांटिटी है। करियर्स की डेथ नहीं होगी इसके कारण, करियर्स पूरी जिंदगी जी सकते हैं, बच्चे भी होते हैं उनके, शादी भी होती है, सब होता है। चल आ जाओ, एनसीईआरटी एक बार निकालो सब, एनसीईआरटी निकालिएगा प्लीज। ये डायग्राम देखो मेरे साथ, ये डायग्राम निकालिए। सिकल सेल एनीमिया, बी वाला गड़बड़ है और पहला वाला नॉर्मल है। हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल HbA है, ये गड़बड़ सिकल सेल वाला है। यहां पे CTC है, तो कोडिंग स्ट्रैंड में GAG है, कोडिंग स्ट्रैंड की कॉपी गैग कोडॉन बना है, और 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड है, नॉर्मल बीटा चेन। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां म्यूटेशन हो गया है, 1 सिंगल बेस पेयर में म्यूटेशन हुआ है, तो ये पॉइंट म्यूटेशन है। सब्स्टिट्यूशन हुआ है, T की जगह A की जगह T, ट्रांसवर्जन है। और जब इस GTG, अभी भी यही है कोडिंग स्ट्रैंड, इसकी कॉपी बनाओगे तो T की जगह U आता है, इसीलिए यहां गैग का गुग हो गया, और इसलिए यहां पर 6 पोजीशन पर वैलीन आ गया। इसके कारण कैरम बोर्ड की गोटी राउंड एंड बाइकॉनकेव आरबीसी, नॉर्मल हीमोग्लोबिन बन रहा था, इसके कारण इलोंगेटेड हसिया शेप के, सिकल शेप के आरबीसीज बन गए। चलिए नादान परिंदों, नेक्स्ट डिजीज लिखिएगा, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया अगेन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। अब मुझे बड़ा ध्यान से सुनो बेटा, थैलेसीमिया 2 तरीके के होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। नाम से ही समझ आ रहा है, अगर अल्फा चेन नहीं बनेगी तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन नहीं बनेगी तो बीटा थैलेसीमिया। अब ये मेजर और माइनर 2 तरह के होते हैं, अपन डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर दोनों अल्फा नहीं बनेंगे तो मेजर अल्फा, मेजर
अगर एक नहीं बनेगी, एक बनेगी तो माइनर। ऐसे अगर दोनों बीटा चेन नहीं बनेंगी तो मेजर बीटा, एक नहीं बनेगी तो माइनर बीटा। पर आपसे इतना नहीं पूछेंगे, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एक है अल्फा थैलेसीमिया और एक है बीटा थैलेसीमिया। बीटा के अंदर बीटा चेन नहीं बनेगी, अल्फा के अंदर अल्फा चेन नहीं बनेगी, एक या दोनों, वन और बोथ अल्फा चेन्स यहां बन ही नहीं रही है बेटा। सिकल सेल एनीमिया में बनती है, गड़बड़ बनती है, पर बनती है बीटा चेन्स। यहां पर तो एक या दोनों बीटा चेन्स ही नहीं बनेंगी। ये क्वांटिटी गड़बड़ हो रही है चेन्स की, नॉट सिंथेसाइज। वन और बोथ अल्फा, वन और बोथ बीटा। अब स्टूडेंट्स, हमने अभी अभी बात की है कि जो बीटा वाला जीन है, बीटा चेन बनाने वाला जीन, वो कहां पर है? अभी अभी हमने बात की है बेटा, क्रोमोसोम नंबर 11 पर। अभी सिकल सेल एनीमिया में ही तो पढ़ाया है, तो ऐसा थोड़ी ना बीमारी बदलेगी तो क्रोमोसोम नंबर अलग हो जाएगा। तो बीटा चेन बनाने का जीन तो वही है ना, क्रोमोसोम 11 पर। अभी अभी तो पढ़ा सिकल सेल एनीमिया के लिए। इसमें क्या होता है, बड़ा ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए कि ये है क्रोमोसोम 11, इसकी दो कॉपी है, एक पापा से आई होगी, एक मम्मी से आई होगी। तो एक जीन है, एक जीन है ना, एक जीन। और अगर एक जीन है बेटा, तो आप जानते हो उसके दो अलील्स होते हैं, और यहां दोनों अलील्स गड़बड़ होने चाहिए, क्योंकि रेसेसिव डिसऑर्डर है। दोनों अलील्स गड़बड़ होंगे तो ही बीटा चेन नहीं बनेगी। पर वो गड़बड़ कुछ और होगी बेटा। वो 6th पोजीशन पर गैग का गुग, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन, वो नहीं होगा, वो सिकल सेल एनीमिया में होता है। यहां क्या गड़बड़ होगी वो अपने को नहीं पढ़ना है। तो एक जीन है जिसके दो अलील्स हैं, इस जीन को कहते हैं, इस जीन को कहते हैं HBB जीन, हीमोग्लोबिन का बीटा चेन बनाने वाला जीन, HBB जीन, HBB जीन। अब अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अल्फा चेन बनाने वाला जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 16 पर होता है, 16 पर। अल्फा चेन बनाने वाला जीन क्रोमोसोम 16 पर होता है, ये आपको आना चाहिए। बीटा चेन तो याद रहता ही है क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में भी पढ़ते हैं। अब आपका फुल कंसंट्रेशन मुझे चाहिए। स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम नंबर 16 की भी दो कॉपी आएंगी, एक पापा से आई होगी स्पर्म से, और एक मम्मी से आई होगी एग, ओवम से। मुझे आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए। सपोज ये वो जीन है बेटा, अल्फा चेन बनाने को दो जीन्स कंट्रोल करते हैं, अल्फा चेन बनाने को दो जीन्स कंट्रोल करते हैं। अगर दो जीन्स हैं यानी 4 अलील्स होंगे। नॉर्मली हमें पता है कि हर कैरेक्टर के लिए 1 जीन होता है, यही तो पढ़ा है हमने, जो मेंडल जी ने बताया है। तो बीटा चेन बनाने के लिए भी 1 जीन है, यानी 2 अलील्स हैं। पर जैसे हमारे ह्यूमन स्किन कलर के लिए 3 जीन्स, 6 अलील्स हैं, ऐसे अल्फा चेन बनाने के लिए 2 जीन्स हैं। बेटा वो दोनों जीन्स क्रोमोसोम 16 पर है और एकदम पास पास होते हैं, क्लोजली लिंक्ड होते हैं। दोनों जीन्स एकदम पास पास होते हैं बेटा, क्लोजली लिंक्ड हैं, साथ साथ ही जाते हैं, वो क्लोजली लिंक्ड जीन्स हैं। अब इनको नाम कैसे देंगे? देखो, हीमोग्लोबिन की ए चेन बनाएगा ये भी, और ये भी हीमोग्लोबिन की ए चेन बनाएगा, हीमोग्लोबिन की ए चेन बनाएगा, हीमोग्लोबिन की ए चेन बनाएगा। पर ये 2 जीन्स हैं, तो A1 और A2। यहां पर एक ही जीन है तो हीमोग्लोबिन बी जीन बोल दिया, पर यहां पे टोटल 2 जीन्स हैं, तो हीमोग्लोबिन A1, हीमोग्लोबिन A2 मिलकर काम करते हैं। कैसे करते हैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ना। ऐसे बच्चों में हीमोग्लोबिन गड़बड़ बनता है बेटा, इन्हें बहुत रेगुलर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर खून चढ़ाना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि इनका खून गड़बड़ बन रहा है, इनके आरबीसीज हीमोग्लोबिन गड़बड़ है, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे, फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, कभी कभी हर दूसरे दिन ब्लड चढ़ाना पड़ता है।
मैंने ऐसे ऐसे थैलेसीमिया के बच्चे देखे हैं बेचारे, जिनके इतना ब्लड चढ़ चुका है कि उनकी वेन्स तक मिलना बंद हो गई है, प्रिक्स ही प्रिक्स रहता है। लिख लिया सबने? यानी यहां पर अल्फा और बीटा चेन्स के प्रोडक्शन में गड़बड़ हो रही है, सिंथेसिस में गड़बड़ हो रही है, या तो अल्फा या तो बीटा चेन्स अफेक्टेड, उसके कारण से बीमारी हो रही है, उसके कारण से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन रहा है या म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन बन रहा है, उसके कारण से ये बीमारी हो रही है। खून की कमी हो जाएगी बेटा, सिकल सेल एनीमिया में भी आरबीसी गड़बड़ होते हैं। यहां पर हीमोग्लोबिन या शेप नहीं बदलेगा आरबीसी का, पर हीमोग्लोबिन ही नहीं, आपको पता है 97% जो हमारी ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर जाती है। एनीमिया, खून की कमी, ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया में दोनों अल्फा दोनों बीटा चेन बनेंगी, पर क्वालिटी गड़बड़ होगी बीटा चेन की। यहां पर नंबर गड़बड़ होगा, क्वांटिटी गड़बड़ होगी। बेटा अभी मैंने बताया ना, सिकल सेल एनीमिया का डिजीज्ड करियर के साथ शादी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो प्यूबर्टी के पहले ही इनकी डेथ हो जाती है। तो दे कांट मैरी एंड दे कांट, अगर शादी कर भी दी, बाल विवाह भी कर दोगे, बचपन में भी शादी कर भी दी, तो भी बेटा प्यूबर्टी नहीं आई है, गैमीट फॉर्मेशन ही नहीं होगा, बच्चे कैसे होंगे? चलिए आइए नेक्स्ट डिजीज पढ़ते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमने 3 मेन डिजीजेस पढ़ ली हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, और तीनों ऑटोसोमल रेसेसिव है। अब मैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव लिखवा रही हूं, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। मुझे बहुत ध्यान से सुनिए, नर्वस सिस्टम के अंदर पहले हम लोग आई और ईयर पढ़ाते थे, अब वो डिलीट हो गया है, सेंस ऑर्गन्स। आई के अंदर हम पढ़ाते थे कि हमारे अंदर 3 तरह के कोन्स होते हैं जो कलर डिटेक्ट करते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये 3 प्राइमरी कलर्स हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। तो बेटा जब ये तीनों इक्वली स्टिमुलेट होते हैं तो हमें व्हाइट लाइट दिखती है, ये अलग अलग प्रपोर्शन में स्टिमुलेट होते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। तो जो रेड और ग्रीन वाले कोन बनाने वाला जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर होता है, और जो ब्लू वाले कोन्स बनाने वाला जीन है वो हमारे ऑटोसोम पर होता है। तो अगर एक्स क्रोमोसोम के जीन में गड़बड़ होती है तो रेड और ग्रीन कलर वाले कोन्स में गड़बड़ होती है, तो इंसान रेड और ग्रीन में भेद नहीं कर सकता, डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। वो ब्लाइंड नहीं, अंधा नहीं, उसको दिखाई सब दे रहा है, केवल कलर, वो भी पर्टिकुलरली रेड और ग्रीन कलर में वो डिफरेंस नहीं कर सकता। तो इसे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कहना और अच्छा हो जाएगा, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। अंधा नहीं है, पर इनएबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन, उसे लाल और हरा एक साथ दिखता है, रेड एंड ग्रीन कलर। स्टूडेंट्स इन्हें ट्रैफिक सिग्नल के जॉब्स नहीं मिलते जहां पर आपको रेड और ग्रीन लाइट देखनी है, रेड मतलब रुको, ग्रीन मतलब चलो। इन्हें रेलवे में वो झंडी दिखाने वाला गार्ड वाला जॉब नहीं मिल सकता, रेलवे में ड्राइवर्स नहीं बन सकते ये, क्योंकि दूर से इन्हें दिखेगा ही नहीं लाल झंडी है या हरी झंडी है। ड्राइविंग में क्या ये कार ड्राइव कर सकते हैं? चलो बोलो, क्या ये कार ड्राइव कर सकते हैं? बताइए यस या नो। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू डिफेक्टिव रेड एंड ग्रीन कोन्स, लाल और हरे वाले कोन्स में गड़बड़ हो जाती है। कोन्स हमारी आंखों के सेल्स हैं। बताइए बेटा, ड्राइव तो कर सकते हैं ये, पर फिर ट्रैफिक लाइट कैसे देखेंगे? ये तो रेड में चल दिए तो गाड़ियां ठोक देंगे, और ग्रीन में रुके नहीं तो भी ठुक जाएगा। इन्हें एक आइडिया लग जाता है बेटा
कि ऊपर की लाइट और नीचे की लाइट में से कौन सी रेड है कौन सी ग्रीन है, वो स्टैंडर्ड होता है और उसके अकॉर्डिंग वो गाड़ी चला पाते हैं। अब ये एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, इसका जीन ऑटोजोम पर नहीं है, सेक्स क्रोमोजोम पर है, और सेक्स क्रोमोजोम के अंदर भी एक्स क्रोमोजोम पर है, और ये रेसेसिव है, दोनों एक्स गड़बड़ आएंगे तो ही ये बीमारी होगी, एक्स लिंक्ड रेसेसिव। एक पॉइंट एक बार लिख लो, एनसीईआरटी में दिया है, मैं भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूं। ये करीब 8% मेल्स में होती है। अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखें, अगर कहीं पर 100 मेल्स हैं तो 8 को रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है, लेकिन अगर कहीं पर 100 फीमेल्स हैं तो केवल 0.4 को ये बीमारी होगी। यानी आप देख सकते हैं बेटा, मेल्स में मोर कॉमन है, मेल्स में मोर कॉमन है। 100 में से 8 को बीमारी हो रही है, यहां 100 में से 0.4 को बीमारी हो रही है, मेल्स में मोर कॉमन है। क्यों, अभी समझाती हूं, एनसीईआरटी का डेटा है। लिख लो लिख लो लिख लो। आओ इसको समझते हैं लिख के। फॉर मेल टू बी डिजीज्ड, बेटा ये बात हीमोफीलिया पर भी एप्लीकेबल होगी, अभी बताती हूं। मुझे फुल कंसंट्रेशन से सुनो। मैंने आपसे कहा था कि मेल्स के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम है, ठीक है। वाई क्रोमोसोम तो पापा से आएगा, वाई क्रोमोसोम पापा से आएगा, पापा से, फादर से। अब चाहे पापा नॉर्मल हो चाहे पापा कलर ब्लाइंड हो, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पापा से तो वाई आना है और वाई पर तो ये जीन होता नहीं है। तो पापा भले ही नॉर्मल हो, पापा भले ही कलर ब्लाइंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, पापा से तो वाई आना है। अब दूसरा वाला एक्स मम्मी से आना है। अब मम्मी के अंदर 3 सिचुएशन हो सकती है, या तो एक्स एक्स मतलब मम्मी नॉर्मल हो, मुझे सुनना अभी लिखना मत, अगर मम्मी नॉर्मल हुई तो चाहे कोई भी एक्स आएगा बच्चा नॉर्मल होगा, ठीक है। अगर मम्मी के अंदर दोनों गड़बड़ हुए तो ये लड़का बीमार हो जाएगा, इसे कलर ब्लाइंडनेस होगी, क्योंकि मम्मी से एक गड़बड़ आ जाएगा। और अगर बेटा मान लो मम्मी करियर हुई, मतलब कोई एक एक्स गड़बड़ है, मैं सी लिख देती हूं डैश की जगह, क्योंकि मैं कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रही हूं। 50% चांस है कि एक्स आए नॉर्मल वाला, तो लड़का नॉर्मल पैदा होगा, बट 50% चांस है कि मम्मी से ये गड़बड़ वाला आए, और अगर मम्मी से गड़बड़ आ गया तो इस लड़के को बीमारी हो जाएगी, डिजीज्ड है ये, कलर ब्लाइंड बॉय है ये। यानी मम्मी अगर करियर भी हुई बेटा, मम्मी करियर है, नॉर्मल करियर, मतलब मम्मी को तो रंग दिखते हैं लाल और ग्रीन, पर मम्मी ने अपना गड़बड़ वाला एक्स अगर बेटे को दे दिया, जिसका 50% चांस है, तो बेटे को डिजीज हो जाएगी। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा, पॉपुलेशन में करियर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो ये काफी चांस है कि केवल मां अगर करियर भी हुई और पापा नॉर्मल हुए, भाई ये तो बहुत कॉमन सी सिचुएशन हो सकती है ना, कि पापा नॉर्मल हो और मम्मी करियर हो, ये तो बहुत नॉर्मल है, तो भी लड़का बीमार हो जाएगा, तो भी लड़का बीमार हो जाएगा। अगर मां करियर है और पापा नॉर्मल है, और ये काफी कॉमन है, तो भी बेटा बीमार हो जाएगा। लेकिन अगर लड़की को बीमार होना है, फॉर फीमेल टू बी डिजीज्ड, बेटा लड़की के अंदर बीमारी कब होगी, लड़की के अंदर बीमारी कब होगी, जब दोनों गड़बड़ एक्स हो, क्योंकि ये रेसेसिव है। अगर एक गड़बड़ एक्स हुआ एक नॉर्मल एक्स हुआ तो ये बीमारी नहीं होगी, दोनों होने चाहिए। और एक पापा से आता है एक्स और एक मम्मी से आता है, बेटा इसका मतलब यह है कि पापा बीमार होने ही होने चाहिए, कलर ब्लाइंड फादर ही होना चाहिए। अगर नॉर्मल फादर हुआ बेटा फुल कंसंट्रेशन चाहिए, अगर नॉर्मल फादर हुआ एक्स वाई वाला, तो बेटी के पास पापा से एक्स आएगा, नॉर्मल एक्स, तो बेटी बीमार नहीं होगी, बीमारी के लिए दोनों गड़बड़ आने चाहिए।
और मम्मी कम से कम करियर होनी चाहिए, कम से कम, मदर एटलीस्ट अ करियर। बीमार भी हो सकती है, दोनों गड़बड़ भी हो सकते हैं, पर कम से कम करियर होनी चाहिए। अगर मम्मी नॉर्मल होती XX और पापा बीमार होते तो पापा से गड़बड़ आता, मम्मी से नॉर्मल आता, तो भी बेटी को बीमारी नहीं होती, करियर होती पर बीमारी नहीं होती, खुद तो लाल ग्रीन में डिफरेंस कर लेती। यानी बेटी अगर कलर ब्लाइंड पैदा होनी है, अगर डिजीज्ड या कलर ब्लाइंड बेटी पैदा होनी है, तो पापा होने ही चाहिए कलर ब्लाइंड और मम्मी कम से कम करियर होनी चाहिए। और ऐसी शादियां की संभावना, प्रोबेबिलिटी कम है। ये शादी थोड़ा मुश्किल है यार कि लड़के को भी कलर ब्लाइंडनेस है, मां भी करियर है, इसीलिए बेटियां, फीमेल्स कलर ब्लाइंड पॉपुलेशन में बहुत कम होती। समझ आ गया तो जल्दी से एक यस या थम्स अप ठोक दो मुझे। फादर हैज टू बी डिजीज्ड, फादर हैज टू बी डिजीज्ड, हैज टू बी डिजीज्ड, एंड मदर शुड बी एटलीस्ट अ करियर। फादर हैज टू बी डिजीज्ड एंड मदर एटलीस्ट अ करियर, तब जाकर बीमारी होगी। आ गए, मजे आ गए। लॉजिक भी हमने समझ लिया, लॉजिक। चलिए मैं आपको इसका चार्ट दिखाती हूं स्टूडेंट्स। जब आप MBBS में जाएंगे, ऑफ्थेल्मोलॉजी में आपकी पोस्टिंग्स लगेंगी, तो वहां पर आपको कलर ब्लाइंडनेस को डायग्नोसिस करना सिखाया जाएगा। मैं आपको यहां सिखा देती हूं, ये रहा वो चार्ट, ये रहा वो चार्ट, ये देखिएगा। इसे इशियारा चार्ट बोलते हैं, आप मत याद करो। ये क्या नंबर दिख रहा है आपको बताओ, इसमें ग्रीन और रेड मिक्स है, आपको क्या दिख रहा है? देखे कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है? क्या दिख रहा है? हाँ, DS मतलब डिजीज है बेटा। क्या दिख रहा है? 74 और 21 इस तरह के चार्ट से बताते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। चलिए एनीवेज, आ जाओ भाई, नेक्स्ट डिजीज लिखते हैं, हीमोफीलिया। सेम ऐसे ही है, हीमोफीलिया। स्टूडेंट्स कलर ब्लाइंड वाले बच्चे मरते नहीं है, लेकिन जैसे सिकल सेल एनीमिया डिजीज वाले प्यूबर्टी के पहले ही मर जाते हैं। थैलेसीमिया वाले भी, अगर मेजर थैलेसीमिया है तो प्यूबर्टी के पहले काफी बच्चे मर जाते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया में मरते नहीं है। कलर ब्लाइंड भी मरते नहीं है, डेथ नहीं होती, डेथ नहीं होती। दिस इज 71 यस। चलो अब ये भी है एक्स लिंक्ड यानी सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। दोनों गड़बड़ आएंगे लड़की में तो ही बीमारी होगी, लड़के में एक ही है, गड़बड़ आ गया तो बीमारी होगी। स्टूडेंट्स फुल ध्यान से सुनो, हीमो का मतलब होता है ब्लड। आपको मालूम है, आपने बॉडी फ्लूइड्स में पढ़ा है जूलॉजी के अंदर, कि जब हमें कट लगता है तो ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए 13 फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर दूसरे को, दूसरा तीसरे को, ऐसे करके पूरा एक रिएक्शन कैस्केड बनता है। कितने लोगों को ये याद है? प्रोथ्रोम्बिन से पहले प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा, फिर वो थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाएगा, फिर फाइब्रिन के धागों का जाल मैश बनेगा, फिर जाकर क्लॉट बनेगा। अगर उस पूरी सीरीज में से कोई भी एक प्रोटीन बनाने वाला जीन, उस पूरे जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं उन सबके लिए जीन्स होंगे, उनमें से कोई भी एक प्रोटीन बनाने वाला जीन गड़बड़ हो गया, एक्चुअली फैक्टर 8 और फैक्टर 9 ये दो फैक्टर्स होते हैं बेटा, जिसको बनाने वाला जीन X क्रोमोसोम पर होता है। अगर वो जीन गड़बड़ हो गया और वो फैक्टर नहीं बना तो पूरी रिएक्शन नहीं होगी, क्लॉट नहीं बनेगा, ब्लड रुकेगा ही नहीं, खून का थक्का नहीं जमेगा, लगातार ब्लीडिंग होगी, इतनी ब्लीडिंग होगी कि ब्लीडिंग से डेथ तक हो सकती है। सो अ सिंगल प्रोटीन इन अ कैस्केड
या सीरीज, जो एक सीरीज है पूरी। आपके लेवल पर तो हम लोग बहुत कम पढ़ाते हैं, फैक्टर 2, फैक्टर 1, फैक्टर 4, 3-4 का, फैक्टर 7, इन्हीं का रोल पढ़ाते हैं। एमबीबीएस में डिटेल में पढ़ोगे, फैक्टर 8, फैक्टर 9 बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इन अ सीरीज ऑफ प्रोटीन्स जो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व हैं। अब ब्लड क्लॉटिंग बोलो, ब्लड कोएगुलेशन बोलो, एक ही बात है। खून का थक्का जमाना, ब्लीडिंग रोकना, इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व कोई एक प्रोटीन अफेक्टेड हो जाता है तो लगातार ब्लीडिंग होती है। यानी एक सिंपल सा कट भी जानलेवा हो सकता है। एक सिंपल सा कट भी जो है बेटा वो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग करवाकर डेथ तक करवा सकता है। अ सिंगल कट रिजल्ट इनटू नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, हैमरेज बोलते हैं, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। अब मुझे फुल कंसंट्रेशन से सुनिए स्टूडेंट्स, सोच के बताओ ये बीमारी मेल्स में ज्यादा कॉमन होगी या फीमेल्स में? सोचो 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 सोचो, रटना नहीं है। देखो, अगर आप चाहते हो कि मेल बीमार हो, वाई तो पापा से आता है, पापा चाहे नॉर्मल है डिजीज है कोई मतलब नहीं है, पापा से एक्स आता ही नहीं है, मम्मी से एक्स आता है। अगर मम्मी करियर भी हुई केवल तो बच्चा लड़का बीमार हो जाएगा। लेकिन अगर बेटी को बीमारी होनी है तो पापा को भी बीमार होना चाहिए और मम्मी को कम से कम करियर होना चाहिए। वही वाली बात है जो कलर ब्लाइंडनेस में है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल चाइल्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल चाइल्ड, आप नीचे लिख लो बेटा, फीमेल चाइल्ड टू बी हीमोफिलिक मतलब बीमार, डिजीज्ड। करियर की बात नहीं हो रही है बेटा, यहां बीमारी की ही बात हो रही है। बीमारी, हीमोफिलिक मतलब बीमारी है। टू बी हीमोफिलिक इज, क्या लिखूं बेटा, कॉमन या रेयर? क्या लिखूं? एक्सट्रीमली रेयर। ये आसान नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें मम्मी को कम से कम करियर होना चाहिए, बिकॉज मदर हैज टू बी at least a career, and father has to be diseased. मम्मी को कम से कम करियर होना चाहिए और पापा को बीमार होना चाहिए। अब मेरी बात बड़ा ध्यान से सुनो, बड़ा ध्यान से। यही सेम बात कलर ब्लाइंडनेस पे भी अप्लाई होती है। आई वॉन्ट योर फुल 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 अटेंशन। सुनो सुनो बेटा, कलर ब्लाइंडनेस में तो फिर भी ऐसी शादियां पॉसिबल हैं जहां पर पापा बीमार है, मम्मी करियर है और बेटी डिजीज पैदा हो जाए। फिर भी इसीलिए 0.4% फीमेल्स भी कलर ब्लाइंड हैं। यानी 100 में से 0.4 या कहो 1000 में से 4, 10,000 में से 40 फिर भी कलर ब्लाइंड हैं। पर ये ना के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि बेटा हीमोफीलिया में भी जनरली प्यूबर्टी के पहले डेथ हो जाती है। प्यूबर्टी के बाद हुई भी तो 15, 16, 17 साल तक डेथ हो जाती है। यानी जनरली ऐसे लड़कों की शादी होती ही नहीं है, वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते ही नहीं है। तो ये तो कलर ब्लाइंडनेस से भी रेयर है, होता ही नहीं है, आप ऐसा समझ लो। वो जिंदा ही नहीं रह पाते हैं। अनवायबल, वायबिलिटी मतलब जिंदा, याद है ना? पोलन ग्रेन वायबिलिटी, सीड वायबिलिटी, जिंदा रहना। अनवायबल इन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ। इसीलिए ऐसी शादियां, ऐसे बच्चे और भी नामुमकिन हैं। आया समझ में बेटा? बहुत ही रेयर है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली एक्सट्रीम। मैंने आज तक अपनी इतनी मेडिकल प्रैक्टिस में अभी तक एक भी केस ऐसा नहीं देखा है। चलिए
अब एक पॉइंट हम और लिखते हैं यहां पर, बड़ा मजेदार। यानी क्या मैं ये बोल सकती हूं बेटा कि ऐसी बेटियां पैदा नहीं होती, यानी ये डिजीज बेटों में ज्यादा कॉमन है, बोल सकती हूं। यानी इट इज ट्रांसमिटेड टू सन, वाई लिंक्ड नहीं है, फिर भी बेटों में मोर कॉमन है, क्योंकि बेटों में एक ही एक्स आता है, और मम्मी अगर करियर भी हुई तो वो एक एक्स गड़बड़ वाला आ जाएगा, बीमारी हो जाएगी, पापा नॉर्मल होंगे। यानी इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, मम्मी अगर सही है, बीमार नहीं है, बट करियर है, अनअफेक्टेड करियर, अगर मम्मी है तो अपने बेटों में ट्रांसफर कर देंगी। पापा बिल्कुल नॉर्मल है तो बेटा होगा वाई नॉर्मल है, पापा से जो आया है वाई, और एक्स एच है। बेटा डैश भी लगा सकते हैं, पर मैं क्या करती हूं, जब कलर ब्लाइंडनेस पढ़ाती हूं तो सी लिखती हूं, जब हीमोफीलिया पढ़ाती हूं तो एच लिखती हूं, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगी जहां पर कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया दोनों बीमारियों को हम डिस्कस करेंगे एक ही फैमिली के अंदर, फिर वहां दिमाग में खिचड़ी पक जाती है। आप डैश लगाओगे तो किस बीमारी की कौन सी बात हो रही है, तो आप आदत बनाओ कलर ब्लाइंडनेस के लिए सी लिखना और हीमोफीलिया के लिए एच लिखना। और मां कैसी है, मां के अंदर एक नॉर्मल है और एक गड़बड़ है, ये लाइन अपनी एनसीईआरटी में लिखी हो। ऑफ कोर्स बीमार मदर से भी पहुंच जाएगा, पर बीमार मदर ही नहीं होती बेटा। अभी तो बात की कि ऐसी लड़की पैदा ही नहीं होती, क्योंकि उसके पिता ऐसा हो, ऐसा लड़का जिंदा नहीं रहेगा। तो जब ऐसे पापा ही नहीं बनेंगे तो ऐसी बेटी भी नहीं बनेगी, तो वो बेटी मां भी नहीं बनेगी। आया समझ में, मजे आए कि नहीं आए? चलिए, अब आउट ऑफ एनसीईआरटी एक बात लिखवा रही हूं, अभी तक जो भी सब पढ़ाया एनसीईआरटी के अंदर है कि ये 2 टाइप्स का होता है हीमोफीलिया। एक होता है बेटा हीमोफीलिया ए और एक होता है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं, साइंटिस्ट के नाम पर। बेटा क्रिसमस साइंटिस्ट का नाम है, फेस्टिवल त्योहार की बात नहीं हो रही है। इन दोनों में ही ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, दोनों में ही एक फैक्टर, एक प्रोटीन नहीं बनता है। यहां पर है ड्यू टू लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, 8 वाला जो प्रोटीन है, फैक्टर 8। और यहां पर पहले हम लोग डिटेल्स पढ़ाते थे बेटा, फैक्टर 8, फैक्टर 9, इनके नाम भी बताते थे, रोल्स बताते थे, अब नहीं पूछते ये सब। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 और 8, इनका जीन जो है बेटा वो एक्स क्रोमोसोम पर है, इन्हें बनाने वाला। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा प्लीज स्टूडेंट्स। क्वीन विक्टोरिया हुई है इंग्लैंड के रॉयल फैमिली के अंदर। इंग्लैंड की जो रॉयल फैमिली है, ये आपको नोट करना है अभी। उनकी जब फैमिली हिस्ट्री देखी क्वीन विक्टोरिया की, तो क्वीन विक्टोरिया खुद एक करियर थी, हीमोफीलिया की करियर। इनके हस्बैंड नॉर्मल हो गए, हस्बैंड नॉर्मल है, वाइफ करियर है, तो इनके जो लड़के होते थे वो डिजीज्ड होते थे, इसीलिए इसे रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। शी वॉज अ करियर ऑफ द डिजीज। स्टूडेंट इसीलिए यहां पर जो बेटियां होती थी ना, उन्हें राजगद्दी पे बिठाया जाता था, क्योंकि अगर लड़का पैदा हुआ डिजीज्ड तो वो एक तो मर जाएगा कुछ टाइम में वैसे ही, और दूसरी बात वो युद्ध वगैरह नहीं कर सकता, वॉर में नहीं जा सकता, पूरा लोहे का ऐसे उसको कवच पहना के रखते थे, क्योंकि एक छोटा सा कट भी उसके लिए जानलेवा हो सकता है। तो ये भी वन ऑफ द रीजंस था कि क्यों वहां पर लड़कियों को राजगद्दी थ्रोन दिया जाता था। तो क्वीन विक्टोरिया खुद करियर थी, उनके बेटों को ये डिजीज होती थी, शाही खानदान में थी, रॉयल खानदान में थी, इसीलिए से रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन हो जाएगा, एनसीईआरटी की लाइन है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। चलिए, अब मैं आपको यहां पर एक चीज दे रही हूं, बाकी क्वेश्चंस अपन अगली क्लास में करेंगे।
स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे 5 सिचुएशंस दे रही हूं, ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, रुको, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगी आपको, बिल्कुल फिक्र मत करो। चलो मैं आपको एक कंडीशन बता रही हूं, मेरे साथ लिखो, फिर आपको कुछ होमवर्क दूंगी। लिखिए, फर्स्ट कंडीशन लिखो बेटा। अब ये मान लो मैं बात कर रही हूं कलर ब्लाइंडनेस की, पर आपको इसको कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों से बनाओगे, आप दोनों से बनाओगे। चलो, फीमेल करियर नॉर्मल है और मेल नॉर्मल है। बेटा मेल नॉर्मल है, बनाओ मेरे साथ, मतलब XY है, और फीमेल नॉर्मल तो है पर करियर नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल तो ये भी होता है और नॉर्मल तो ये भी होता है, बट फीमेल ये वाली है, ये वाली नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए इन्होंने करियर लिखा है, तो मैं ऐसा लिख देती हूं। अब आपको बताना है कि अगर ऐसी शादी हुई, मुझे बहुत ध्यान से सुनो, तो बच्चों में बीमारी होने का क्या चांस है। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए। देखो, ये मम्मी है, ये पापा है, एक चांस तो ये हो सकता है, ठीक है, एक चांस ये हो सकता है, एक चांस ये हो सकता है, और एक चांस ये हो सकता है। जब वो प्रेग्नेंट होगी लेडी, तो 4 पॉसिबिलिटीज हैं इस तरह के बच्चे होने की। ये बेटा लड़का होगा, मेल, और नॉर्मल होगा। ये बेटा लड़का होगा और बीमार होगा, डिजीज, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है। ये बेटा लड़की होगी और नॉर्मल होगी। ये लड़की होगी, खुद तो नॉर्मल है पर करियर है। अब मुझे आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ध्यान से सुनो, आंसरिंग नहीं चाहिए बेटा, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन 3 तरीके से आते हैं। वो आपसे पूछेंगे लड़कों के बारे में बताओ, केवल लड़कों के बारे में, बॉयज। तो आप बोलो, आप इन 2 को गिनोगे, सिर्फ इन 2 को, सिर्फ इन 2 को, ये तो लड़कियां हैं। तो लड़कों में 2 में से 1 नॉर्मल है, 2 में से 1 बीमार है, यानी 50% नॉर्मल होने का चांस है लड़का, और 50% डिजीज या कलर ब्लाइंड होने का चांस है। अगर क्वेश्चन डॉटर्स के बारे में आया, सिर्फ बेटियों के बारे में, फुल कंसंट्रेशन चाहिए बेटा आपका, सिर्फ बेटियों के बारे में, तो आप सिर्फ बेटी देखोगे, सिर्फ बेटी। एक भी बेटी बीमार नहीं है बेटा, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, एक भी बीमार नहीं है, 0% डिजीज्ड। एक भी लड़की कलर ब्लाइंड नहीं होगी, 100% नॉर्मल होंगी। बेटा अगर कुछ भी नहीं दिया गया, मुझे फुल कंसंट्रेशन चाहिए, सुन लो, कुछ भी नहीं दिया तो करियर को नॉर्मल मानते हैं, कुछ भी नहीं दिया तो करियर को नॉर्मल मानते हैं। 50% पूरी तरह से नॉर्मल है, 50% नॉर्मल करियर्स हैं, कुछ भी नहीं दिया तो करियर को नॉर्मल मानते हैं। मेरी बातें सुन लो, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर उन्होंने मेल फीमेल नहीं लिखा, बॉय गर्ल नहीं लिखा, सन डॉटर नहीं लिखा, चिल्ड्रन की बात पूछी, चिल्ड्रन, बच्चों की, तो आप 4 मानोगे, 4, तो आप 4 मानोगे। तो 1 2 3 4 चाइल्ड है, 4 चिल्ड्रन है, जिनमें से एक बीमार है, यानी 25% चिल्ड्रन बीमार होने का चांस है, 25%, और 75% नॉर्मल होने का चांस है, जिसमें से 50%, यानी ये वाले दोनों, ये और ये, पूरी तरीके से नॉर्मल है, पूरी तरीके से नॉर्मल है, और 1 आउट ऑफ 4 यानी 25% करियर वाला नॉर्मल है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर ढूंढना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं। बॉयज पूछेंगे तो केवल 2 देखोगे, गर्ल्स पूछेंगे, डॉटर्स पूछेंगे, केवल 2 देखोगे। बच्चे, चिल्ड्रन, ऑफस्प्रिंग देखो बोलेंगे तो पूरे 4 में से परसेंटेज निकालोगे। नोट कर लिया तो जरा यस या थम्स अप दे दो मुझे, अगर आपने नोट कर लिया है। क्या आपने नोट कर लिया बेटा? अब मैं आपको जो होमवर्क दे रही हूं, ध्यान से सुनो, आपको सेम
हीमोफीलिया के लिए सॉल्व करना है। ये खुद करना है बेटा, करना है। वहां पर आप सी की जगह एच लिखोगे, सी की जगह एच लिखोगे। अब मैं आपको कुछ और कंडीशंस दे रही हूं स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ और कंडीशंस दे रही हूं, प्लीज ये कंडीशंस आप लिख लो और इन्हें आपको सॉल्व करके लाना है, इन्हें आपको सॉल्व करके लाना है। एक मिनट दीजिए मुझे, बस एक सेकेंड। लो, सेकेंड कंडीशन लिखिए प्लीज, लिखो लिखो लिखो, होमवर्क है ये बेटा, होमवर्क है। और इसे आप दोनों डिजीज से सॉल्व करना, कलर ब्लाइंड से भी सॉल्व करना, हीमोफीलिया से भी सॉल्व करना। पहले चारों कलर ब्लाइंड से सॉल्व करना, फिर चारों सिचुएशंस हीमोफीलिया से सॉल्व करना। हीमोफीलिया के टाइम एक्स के ऊपर एच लगाओगे जहां भी लगाना है, और कलर ब्लाइंडनेस में सी लगाओगे। जेनेटिक्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड विथ एक्यूरेसी क्वेश्चंस बनेंगे। करियर फीमेल एंड कलर ब्लाइंड मेल आपको खुद करना है, नेट नहीं देखना, कॉपी नहीं मारना, खुद करना है, खुद बनाना है, पेन पेपर से बनाना है, दिमाग में नहीं करना, इतना ब्रिलियंट अपन ना है ना अपने को बनना है, पेन पेपर से करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स के अंदर। थर्ड सिचुएशन लिखिए, बीमारी आप दोनों से करेंगे, कलर ब्लाइंड से भी, हीमोफीलिया से भी। थर्ड सिचुएशन, कम ऑन एवरीबॉडी क्विकली, मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी। और आप तीनों चीजें ढूंढ के लाओगे उसमें, सन, डॉटर और ऑफस्प्रिंग, तीनों के परसेंटेजेस निकाल के लेकर आएंगे। फोर्थ सिचुएशन लिखिए, फोर्थ सिचुएशन लिखो बेटा, लिखो लिखो लिखो, टाइम दे रही हूं, लिख लो। मैं इस स्लाइड को डिलीट मार दूंगी, नोट्स में नहीं मिलेगी, लिख लो, आलस मत करो, लिख लो। और ये फिफ्थ सिचुएशन, आपके पास 9 क्वेश्चंस हो गए। कंडीशन 2, 3, 4, 5 आप दोनों से सॉल्व करोगे, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, यानी 8 हो गए। और जो मैंने कलर ब्लाइंडनेस से सॉल्व किए फर्स्ट कंडीशन, उसे भी आप हीमोफीलिया से करोगे, तो 9 हो गए। और इन 9 के 9 क्वेश्चन में बॉयज यानी बेटे अगर हुए, गर्ल्स डॉटर हुई, और बच्चे, इन तीनों को लेके आप परसेंटेजेस निकालेंगे। ये सबको होमवर्क है, ये सबको करना है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब आपका होमवर्क बड़ा ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पर कुछ पॉडकास्ट दे रही हूं जो आपको नेक्स्ट 4 डेज तक रिवाइज करने हैं। अब आप कैसे भी टाइम निकालो, आप आधा घंटा एक्स्ट्रा जगो, आप कुछ भी करो, कहां जहां समय वेस्ट करते हो उसको देखो, पर ये करना है। संडे को आप मॉलिक्यूलर बेसिस का करेंगे, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और मॉर्फोलॉजी, ये आप अपने पॉडकास्ट के थ्रू रिवाइज करेंगे। और जब आप रिवाइज करेंगे तो जो टॉपिक आपको पक्का नहीं हो रहा, जो एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद नहीं हो रहे, आप उसे लर्न भी करेंगे हाथ के हाथ। पॉडकास्ट सुना, एक पेपर साथ में रखना, जो जो याद नहीं आ रहा उसको शॉर्ट में वो टॉपिक लिख लिया, और उस टॉपिक को अपने नोट्स में से दोबारा से लर्न करना है। ये तरीका होता है रिवीजन का। कितने स्टूडेंट्स हैं जो मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैम हम ये होमवर्क कंप्लीट करेंगे? सबको क्लास एंड होने के बाद 2 मिनट्स का टाइम निकालना है। कैसा लगा ये डिजीजेस पढ़कर? ऑटोजोमल डोमिनेंट, रेसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, रेसेसिव, वाई लिंक्ड पढ़ के क्वेश्चंस हम ऑफकोर्स करेंगे। पूरा वीक कैसा लगा मुझे जरूर बताना, जो डाउट्स हो वो भी भेज देना, मैं वेट करूंगी आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का। नेक्स्ट क्लास में हम ढेर सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको इतना होमवर्क दे रही हूं, रोज 2-2 भी करोगे तो आराम से होमवर्क कंप्लीट होगा। और ये करना ही करना है, बहुत टाइम है, पूरी दुनिया पे 24 घंटे हैं, ये करना ही करना है बेटा, पक्का करना है। जो टॉपिक नहीं आएगा उसको हाथ के हाथ रिवाइज करना है। मॉर्फोलॉजी की फैमिलीज, प्लांट किंगडम के 5 ग्रुप्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सारे किंगडम्स, मॉलिक्यूलर बेसिस तो करना ही है। मतलब ये 4 चैप्टर्स अपन वेडनेसडे तक लॉक करके रख देंगे, ठीक है? मेरा वेडनेसडे को 10 बजे से बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का 1 शॉट में लूंगी प्रचंड में, बिल्कुल बिल्कुल। ऑल राइट मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, टाइम वेस्ट मत करना, रेगुलरली पढ़ते रहना, प्लान्ड वे में पढ़ते रहना, होमवर्क कंप्लीट करना। मिलते हैं थर्सडे को, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।